हम बाकायदा आगाज़ करते हैं अपनी मीटिंग की। तो सबसे पहले तिलावत कलाम पाक से हम आगाज़ करेंगे। मैं हाफिज़ अवैस साहब से गुजारिश करूँगा कि वो तिलावत कलाम पाक से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएं। हाफिज़ अवैस साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم। जज़ाकल्लाह व अहसनुल जज़ा। तो हमारी इस मीटिंग का जो मकसद है आज, आप टाइटल जो है वो स्क्रीन पे देख रहे होंगे, स्टडी ऑन स्कॉलरशिप इन फॉरेन कंट्रीज। तो आप सबसे गुजारिश है कि पहले आप पूरी इस मीटिंग को खामोशी से सुनेंगे। एंड पे जो है वो क्वेश्चन आंसर होगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो अपना हैंड रेज भी कर सकता है। चैट ऑप्शन मौजूद है, चैट के जरिए आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन रह जाए, वो व्हाट्सअप ग्रुप जो हमने बनाया है उसमें भी आप हमें वो मैसेज बाद में कर सकते हैं। हम आपको जो है कोशिश करेंगे कि उसका जवाब दें। शुक्रिया तमाम दोस्तों का। तो ये कंटेंट आपको शो हो रहे हैं प्रेजेंटेशन के। तो सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा हाफिज अवैस साहब से कि वो हमें चाइना के बारे में, चाइना में स्कॉलरशिप के हवाले से एक ब्रीफ प्रेजेंटेशन देंगे। क्योंकि तमाम कंट्रीज के हवाले से ये जो प्रेजेंटेशन होगी ये ऑलमोस्ट 70 to 80% सेम होगी। तो तमाम ऑडियंस से मेरी गुजारिश होगी कि इसको आप अच्छी तरह समझ लें ताकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक, जैसे कि अदनान भाई ने हमें पहले बताया कि आज हम किस टॉपिक पे बात करेंगे और क्या इसकी अहमियत है हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए। जो हमारे आज के कंटेंट्स हैं स्पेसिफिकली जिसको मैं कवर करूंगा, इसमें सबसे पहले हमारे पास चाइना के कॉन्टेक्स्ट के अंदर स्पेसिफिकली स्कॉलरशिप एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होगा, यूनिवर्सिटीज़ को शॉर्टलिस्ट कैसे करते हैं या कैसे करना चाहिए, फिर डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस करने से पहले। जब आप अपनी एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे होते हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। कोई भी प्रोफेसर आपने चूज़ करना है तो अपना पोटेंशियल सुपरवाइज़र, तो उसको तरीके को कैसे होना चाहिए, कैसे सेलेक्ट करना चाहिए, उस पे भी इंशाल्लाह बात करेंगे। प्रोफेसर को ईमेल कैसे करनी चाहिए, और देन हमारे पास आगे ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस है। और जब हमारे पास ये चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं, लकीली हम सिलेक्ट हो जाते हैं किसी स्कॉलरशिप के ऊपर, तो देन वीज़ा वगैरह का जो प्रोसेस होता है उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे और उसका क्या प्रोसेस होता है, उसके ऊपर भी इंशाल्लाह कुछ बात करेंगे इंशाल्लाह सर। और एंड पे आप लोगों के जो क्वेश्चंस होंगे उनकी क्वेरीज और क्वेश्चंस का भी कुछ हद तक अपने बेस्ट नॉलेज के मुताबिक आंसर करने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ जो दोस्त मैक्सिमम बात करेंगे, इसमें मेरी माई सेल्फ, देन हमजा भाई हैं, वसीम मलिक साहब फ्राम ऑस्ट्रेलिया हैं, इसी तरह चीज़ रिपब्लिक से अली उवैस साहब हैं हमारे साथ, देन राना अकबर साहब हैं हमारे पास चाइना से, ये भी अगेन मजीद इसके रिलेटेड कुछ हमें बताएंगे। चौधरी अमीन साहब हैं, और एट द एंड हमारे पास कंक्लूडिंग रिमार्क्स के लिए हमारी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रूबेरवा ऑफ टेक्नोलॉजिस्ट सैयद अली हसन शाह साहब इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें अपने कुछ मुफीद नॉलेज से हमारे नॉलेज में मजीद इजाफा करेंगे इंशाल्लाह। मैं थोड़ा सा अपना इंट्रो बताता चला हूँ। मैं भी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजिस्ट हूँ बेसिकली, और मैंने अपनी बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी डिग्री मुल्तान एमएनएस यूटी से सेशन 2012 टू 16 में कंप्लीट किया था। उसके बाद कुछ टाइम मैंने जॉब की है फील्ड के अंदर, कम्युनिकेशन एंड वर्कर्स डिपार्टमेंट में एज एसोसिएट इंजीनियर, और देन स्कॉलरशिप के ऊपर मैं सीएससी स्कॉलरशिप के अंडर यहाँ पे चाइना में साउथ वेस्ट जोतोंग एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ से मैंने मास्टर्स किया था इन सिविल इंजीनियरिंग में। और करंटली मैं चिचांग यूनिवर्सिटी, जो कि वन ऑफ द प्रोमिनेंट लीडिंग यूनिवर्सिटी इन चाइना एज वेल एज इन द होल वर्ल्ड, वहाँ से पीएचडी कर रहा हूँ अंडर चाइनीज स्कॉलरशिप पे। और साथ ही मेरी जॉब भी है पाकिस्तान में नेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी में एज अ लेक्चरर ऑन बीपीएस 18, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ब्लेसिंग से। ये शायद इंट्रो था मेरे रिलेटेड, जो कि इतना ज़्यादा अहम नहीं था, लेकिन मैंने कुछ मोटिवेशन की नीयत से कि अपने जो हमारे टेक्नोलॉजी साथी हैं उनके लिए मोटिवेशन का ज़रिया हम लोग बने, और वो भी वे फॉरवर्ड देखें, और आगे जो दुनिया के अंदर डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं उनको अवेल करने के लिए अपनी एफर्ट्स करें। चलिए जी, आए अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं।
आगे स्कॉलरशिप एप्लीकेशन प्रोसेसेस। कोई भी काम जब किया जाता है तो उसका जब बंदे को प्रोसेस प्रॉपरली अगर पता हो तो उस काम को बेहतर अंदाज से करना में हमारे लिए काफ़ी आसानी रह जाती है और उस काम के अंदर सक्सेस रेशो भी बढ़ जाती है। जितना वेल अवेयर होंगे हम उस सिस्टम से कि किन-किन चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए, किन चीज़ों को देखते हुए हम अपने चांसेस बढ़ा सकते हैं। तो जितना वेल अवेयर होंगे, वेल अपडेटेड होंगे, वेल इन्फॉर्म्ड होंगे, उतना ही वो प्रोसेस हम अच्छे अंदाज़ से कर सकेंगे और जितने अच्छे अंदाज़ से कोई भी प्रोसेस किया जाता है तो उसकी आउटकम्स और रिज़ल्ट्स उतने ही अच्छे आते हैं। बेसिक स्टेप्स जो होते हैं स्कॉलरशिप हंटिंग के लिए स्पेसिफिकली अगर हम चाइना की बात करें तो सबसे पहला जो एक तो होता है हमारा एरिया ऑफ स्टडी, जिसमें हमने नॉर्मली बैचलर्स या मास्टर्स किया होता है। अगर तो बैचलर्स किया है तो देन इसके बाद हमारे पास मोस्टली डिफरेंट एरियाज आगे उसकी सब डोमेन्स उस कैटेगरी के अंदर हमारे पास अवेलेबल होती हैं। तो उसमें हमने अपने आप का इंटरेस्ट देखना होता है कि मैं फर्दर किस में जाना चाहता हूँ। मैं सिविल इंजीनियरिंग से हूँ, तो सिविल इंजीनियरिंग की अगर बात करूँ तो हमारे पास स्ट्रक्चरल है, इसके अलावा जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग है, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग है, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट है हमारे पास और इसी तरह कुछ और सब फील्ड्स भी हैं डालिस के रिलेटेड एक्सेट्रा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो किसी भी स्कॉलरशिप पे अप्लाई करने के लिए सबसे पहले जो भी कैंडिडेट है, जो एक पोटेंशियल कैंडिडेट है, जो इंटरेस्टेड है अप्लाई करने के लिए, उसे देखना चाहिए कि वो किस फील्ड में अप्लाई करना चाहता है या उसका बैकग्राउंड किस फील्ड से मैच करता है। कुछ उसके पास जॉब एक्सपीरियंस है या पहले कुछ उसने रिसर्च की है या अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट किया था कोई, या फिर हो सकता है कि वो उसका इंटरेस्ट किसी तरफ इंक्लाइंड हो अपनी मेजर फील्ड से आगे सब फील्ड्स के अंदर। सबसे पहले हमने वो शॉर्टलिस्ट करना है अपना कि किस एरिया के अंदर हम जाना चाहते हैं। उसके अकॉर्डिंगली ही फिर आगे हम अपनी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह को शॉर्टलिस्ट करेंगे और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर चेक करेंगे कि इस यूनिवर्सिटी में जिस डोमेन में मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, ये इस यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है या नहीं है। और साथ ही इसके साथ दूसरी चीज़ जो यूनिवर्सिटी से हमें देखनी होती है, वो ये देखनी होती है कि आया ये यूनिवर्सिटी जिसमें मैं अपना प्रोग्राम एक सर्च आउट कर रहा हूँ, ये प्रोग्राम ऑफ़र तो कर रही है, तो ये प्रोग्राम स्कॉलरशिप के अंडर भी ऑफ़र हो रहा है या नहीं हो रहा? अगर हो रहा है तो सीएससी के अंडर, और अगर चाइना की बात की जाए चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल के अंडर ऑफर हो रहा है या कोई और स्कॉलरशिप है उस यूनिवर्सिटी की, जैसे प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप होती है, उनकी प्रोविंशियल स्कॉलरशिप्स होती हैं, यूनिवर्सिटी की कुछ अपनी भी स्कॉलरशिप्स होती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, उनको भी आगे हम देखेंगे चंद एक कोर्स में। तो वो चीज़ हमने सबसे पहले पहला स्टेप हमारा यही होता है कि हमने शॉर्टलिस्ट करनी है यूनिवर्सिटियाँ, उन यूनिवर्सिटियों के अंदर किन-किन यूनिवर्सिटियों में हमारे वाला प्रोग्राम ऑफर हो रहा है और देन साथ में देखना है कि वो किन जो ऑफर कर रही है यूनिवर्सिटियाँ हमारा प्रोग्राम, वहाँ पर स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी है भी या नहीं। सबसे पहले इस तरह आप अपनी यूनिवर्सिटियों को शॉर्टलिस्ट कर लेंगे। देन उसके बाद फिर आप जब यूनिवर्सिटियाँ शॉर्टलिस्ट हो जाएँगी, उनमें फिर अपने डिपार्टमेंट में जाते हुए और अपने सब फील्ड में जाते हुए आप अपने प्रोफेसर्स को शॉर्टलिस्ट करते हैं कि किन-किन प्रोफेसर्स को एक्सेप्टेंस लेने के लिए आपने ईमेल करनी है या उनसे राब्ता करना है या कोई और ज़रिया उसके लिए इस्तेमाल करना है आपने, ठीक है? फिर इसमें ये होता है थर्ड स्टेप हमारे पास, जैसे आप ईमेल करना शुरू करते हैं तो उसके अंदर कुछ चीज़ों का ख़्याल रखना होता है। स्पेसिफिकली एक तो आप टाइमिंग का ख़्याल रखें कि आप ईमेल्स को किस टाइम पे कर रहे हैं, ताकि आपकी ईमेल्स स्क्रॉल डाउन होकर नीचे ना चली जाए। क्योंकि प्रोफ़ेसर्स के पास नॉर्मली हंड्रेड्स ऑफ ईमेल्स डेली बेसिस पे आ रही होती हैं। उन दिनों के अंदर जिन दिनों में स्कॉलरशिप के लिए लोग उनसे राब्ता कर लेते हैं। हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स डेली उनसे राब्ता करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो आप किसी टाइम में ईमेल की जिस वक़्त उस कंट्री के अंदर जिस कंट्री में आप ईमेल कर रहे हो उधर कोई नाइट का टाइम था मे बी या इवनिंग का टाइम था कि वो ऑफ़िस क्लोज़ करके चला गया अपना। उस वक़्त आपने ईमेल की, सुबह मॉर्निंग तक आते-आते जैसे कि 8-9 बजे वो अपने ऑफ़िस में आएगा, तो उस वक़्त तक मे बी मल्टीपल ईमेल्स उसके ऊपर आ चुकी होंगी और तो वो उससे ये लॉस ये होगा कि आपकी ईमेल जो स्क्रॉल होके मे बी नीचे चली जाएगी और उसकी नज़र में आना, विजुअलाइज़ होने के चांसेस उसके कम हो जाएँगे। तो इस चीज़ का ख़्याल करना चाहिए हमें टाइमिंग ज़ोन देखते हुए किस कंट्री में हम प्रोफ़ेसर से राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस कंट्री का और अपने कंट्री की टाइमिंग को देखना चाहिए और ज़्यादातर ट्राई करनी चाहिए कि मॉर्निंग सुबह उस कंट्री के अकॉर्डिंगली मैं बात करूँगा जिस कंट्री में आप ईमेल सेंड करें। लाइक अगर चाइना की बात करूँ, तो यहाँ पर 3 घंटे का पाकिस्तान और चाइना का डिफ़रेंस है। अभी इस वक़्त चाइना में जो टाइम है वो ऑलमोस्ट सवा 10 हो रहे हैं और पाकिस्तान में सवा 7 हो रहे होंगे। तो यहाँ अगर सुबह मॉर्निंग सवा 7 या 8 बजे आप ईमेल करना चाहते हैं, तो आप 3 घंटे पहले यानी कि 5 बजे के अराउंड ईमेल अपनी को सेंड करें। इसका एक और बेस्ट वे ये होता है कि आप अपनी ईमेल क्योंकि तैयार करनी पड़ती है, आपने चीज़ें अटैच करनी होती हैं उसके साथ, तो उससे बेस्ट वे ये होता है कि आप रात को अपनी ईमेल के ड्राफ्ट्स बना दें।
जितने प्रोफेसर्स को आपने सेंड करनी है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज की, ठीक है, तो उनके अलग अलग एक एक ईमेल, उनकी ईमेल आईडी लिखें, सब्जेक्ट लिखें, अपने ईमेल का ड्राफ्ट लिखें, उसमें अपनी अटैचमेंट, अपनी सीवी वगैरह जो चीजें साथ लगानी है वो लगा कर उसको एज ए ड्राफ्ट अपने ईमेल के अंदर सेव कर लें, ठीक है। उसकी रीडिंग जरूर करें, स्पेलिंग की मिस्टेक, प्रोफेसर के नाम की मिस्टेक ये नहीं होनी चाहिए। ये ना हो कि आप प्रोफेसर किसी अली को सेंड करना चाह रहे हो और आपने नाम लिखा हुआ है अवैस, तो ये आपका पहला ईमेल इंतहाई रॉन्ग चला जाएगा, जिससे वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं बाज दफा प्रोफेसर। ये इतना केयरलेस पर्सन है कि जो पता भी नहीं है किसको ये एड्रेस कर रहा है और किसको ईमेल कर रहा है। तो वो ड्राफ्ट्स आप अपने रात को बना लें, जब भी आपके पास टाइम हो, रात को, सुबह को, तो वो बना लें और देन मॉर्निंग में आप उसको जैसे आप उठे नमाज के लिए, तो चाइना की टाइमिंग नॉर्मली इस वक्त यहाँ पे ऑफिस टाइमिंग स्टार्ट हो रही होती है, जब सुबह नमाज का टाइम होता है पाकिस्तान में, तो उस वक्त वो सारी ईमेल्स को ड्राफ्ट से आप सेंड कर सकते हैं। एक वे ये है। दूसरा थोड़ा सा इसका एडवांस वे ये है कि आप उसको ईमेल को शेड्यूल कर दें अपना कि कितने बजे ये ईमेल सेंड हो। ये भी ऑप्शन होती है गूगल के अंदर भी या डिफरेंट और जो प्लेटफॉर्म्स हैं आउटलुक वगैरह जहाँ से आप ईमेल करना चाहते हैं। बेटर ये है कि ईमेल करने के लिए आप outlook.com को यूज करें। गूगल बाज़ दफा रिस्ट्रिक्टेड भी होता है, स्पैम के अंदर भी फेंक देता है ईमेल को इनके पास। तो आप आउटलुक को यूज करेंगे तो ज्यादा चांसेस होते हैं कि प्रोफेसर के इनबॉक्स में वो ईमेल आएगी। तो ये थोड़ी सी प्रिकॉशंस हैं जब आप एक्सेप्टेंस लेटर के लिए ट्राई कर रहे हैं प्रोफेसर से, तो इन चीजों को खासतौर पे आपने ख्याल रखना है। एक बात यह कि टाइमिंग का, दूसरा जब आप प्रोफेसर को एड्रेस कर रहे हैं तो उसके प्रॉपर नाम से एड्रेस करें और कभी भी मिस्टेकनली ये ना लिखें कि एक बंदे को भेजिए और दूसरे का नाम लिखा हो, और या फिर ये है कि उसका जो रिसर्च इंटरेस्ट अंदर थोड़ा सा ईमेल बॉडी में अंदर मेंशन करते हैं कि ये मैंने आपका देखा है, उसको प्रॉपर स्टडी करें उस प्रोफेसर की प्रोफाइल को, उसका एक आधा अगर पेपर भी आप चेक कर लें तो ये ज्यादा बेटर है कि आपको आइडिया हो सके कि वो किस डायरेक्शन में वो काम कर रहा है बंदा। उसके अकॉर्डिंगली अपनी ईमेल ड्राफ्ट, जो ड्राफ्ट अपने ईमेल का लिखना है अकॉर्डिंगली मोल्ड करके देन उसको ईमेल करेंगे तो फॉर श्योर आपको उसका रिप्लाई आएगा। अगर आपने एफर्ट की होगी, और ये भी नेचर का भी रूल है कि जो बंदा एफर्ट्स प्रॉपर्ली अपनी मेड करता है तो उस पर रिवार्ड जरूर मिलता है। विदाउट एफर्ट या केयरलेस के साथ आप काम करेंगे तो देन उसके रिवार्ड मिलने के चांसेस बहुत लिमिटेड हो जाते हैं। और दूसरी बात इसके अंदर जो एक सबसे अहम याद रखने वाली है कि कभी भी एक ईमेल मल्टीपल प्रोफेसर्स को सेंड नहीं करनी, यानी कि एक ही ईमेल आईडी के अंदर 10-12 प्रोफेसर की ईमेल आईडियां लिखें एक की अपनी ईमेल में और एक साथ सबको भेज दें, तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। ये इस तरह की मिस्टेक कभी भी नहीं करनी। सिंगल सिंगल प्रोफेसर को ईमेल करनी है और ट्राई करनी है कि एक टाइम में एक यूनिवर्सिटी के, लाइक जैसे कि चिचांग यूनिवर्सिटी है जिसमें मैं पढ़ रहा हूँ, अदनान भाई त्यांजन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो आप त्यांजन और चिचांग यूनिवर्सिटी के 2 प्रोफेसरों को ईमेल कर सकते हैं एक ही टाइम में, कोई इशू नहीं, अलग अलग ईमेल से। लेकिन चिचांग यूनिवर्सिटी के 2 प्रोफेसर्स को सेम इंस्टीट्यूट के हों तो उनको एक टाइम में ईमेल करना थोड़ा सा क्रिटिकल होता है कि बाज़ दफ़ा वो आपस में डिस्कस कर लेते हैं, जिसकी वजह से फिर बंदे की जो क्रेडिबिलिटी है वो डाउन हो जाती है। तो हर बंदे को ईमेल कर रहा है तो सो वो रिस्पॉन्ड नहीं करते उसके ऊपर, ये भी एक इशू होता है। तो इन चीज़ों को ख्याल रखना चाहिए, कंसिडर करना चाहिए और देन उसके अकॉर्डिंगली इनको ईमेल करनी चाहिए। अब जो डॉक्यूमेंट्स आपने साथ लगाने हैं ईमेल में, ट्राई करें कि फर्स्ट ईमेल सिर्फ एक ईमेल बॉडी सेंड करें, उसके साथ कोई भी अटैचमेंट ना लगाएं। एक ईमेल भेजें उन्हें प्रोफेसर को और वो जस्ट ईमेल बॉडी लिखी हो। इसकी रीजन ये होती है कि बाज़ दफ़ा सेंसिटिविटी लगी होती है प्रोफेसर की ईमेल आईडी या उसके सिस्टम के अंदर कि कोई भी अटैचमेंट में अगर कोई फाइल लगी हो तो वो उस ईमेल को फॉर्म स्पैम कर देता है। अपनी फर्स्ट ईमेल ड्राफ्ट के अंदर ना तो कोई लिंक शेयर करें, ना ही कोई अटैचमेंट लगाएं। जस्ट सिंपल एक वेल डिजाइंड, वेल मैनेज ड्राफ्ट लिखें, उसके अंदर ड्राफ्ट के अंदर ही अपने लेटर लिख दें। वो भी आगे एक सैंपल ड्राफ्ट हम दिखाएंगे इंशाल्लाह, भी देखेंगे। तो वो ड्राफ्ट जस्ट आप लिखें और लिख के उनको सेंड कर दें। देन उसके रिप्लाई के अंदर, उसी ईमेल के रिप्लाई के अंदर जो ईमेल आपने सेंड की है उसके रिप्लाई के अंदर आप उसको अपनी सीवी, स्टडी प्लान या ट्रांसक्रिप्ट, जो आपकी बैचलर्स की डिटेल मार्कशीट है या मास्टर्स अगर किया तो मास्टर्स की, दोनों ये भेज सकते हैं आप। या आप प्रोफेसर का वेट करें, प्रोफेसर आपको कह सकता है कि मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करें सो दैट आई कैन हैव अ लुक, कि वो आप चेक करके एवेलुएट कर सके, तो उसके अकॉर्डिंगली किया जा सकता है। ठीक है, बेटर यही है कि कोई भी अटैचमेंट ना की जाए साथ। अगर करनी भी है तो मैक्सिमम फर्स्ट ईमेल में सीवी मोर देन इनफ है अटैचमेंट में, और उसके रिप्लाई के अंदर आप अपना स्टडी प्लान या ट्रांसक्रिप्ट वगैरह सेंड कर सकते हैं। ठीक है, और कितने एक्सेप्टेंस लेटर लेने चाहिए बंदे को? नॉर्मली आजकल जो रूल है, अगर चाइना की बात करें तो जस्ट एक ही यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना अलाउ है अंडर द चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के अंडर आप एक ही यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर सकते हैं एक साल में, तो उसके लिए तो एक लेटर मोर देन इनफ है, एक एक्सेप्टेंस लेटर। बट जैसे कि हमने शुरू में बताया कि यहाँ में चाइना में चाइनीज स्कॉलरशिप काउंसिल के अलावा और भी काफी टाइप की स्कॉलरशिप्स हैं। जो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप होती है, इसी तरह कुछ हु इज प्लेइंग विद द स्क्रीन, कह रहे भाई जो भी स्क्रीन के साथ प्ले कर रहा है तो काइंडली, थैंक यू।
आप एक्सेप्टेंस लेटर के लिए जैसे मैं बता रहा था कि डिफरेंट स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। एक चाइनीज स्कॉलरशिप काउंसिल स्कॉलरशिप है, इसके अलावा आपके पास यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप होती है या उस प्रोविंस की स्कॉलरशिप भी होती है इस तरह की, या कुछ स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज के अंदर जैसे वन बेल्ट वन रोड स्कॉलरशिप है, सिल्क रोड स्कॉलरशिप है, ये भी अवेलेबल है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर, तो उनके लिए भी ट्राई किया जा सकता है। और इसके अलावा चाइनीज स्कॉलरशिप का एक दूसरा ट्रैक है, एक जो बी ट्रैक है जिसमें बी कैटेगरी में हम अप्लाई करते हैं, वो तो इधर चाइनीज यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं। इसके अलावा इसका ए ट्रैक भी है जिसके थ्रू आप HEC के थ्रू पाकिस्तान में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ट्राई करें, 3 to 4 आप एक्सेप्टेंस लेटर ले लें और फिर उसमें एवेलुएट करें कि जिस प्रोफेसर ने आपको एक्सेप्टेंस दिया है वो उसकी प्रोफाइल कितनी ज़्यादा आपके साथ मैच कर रही है, वो यूनिवर्सिटी कैसी है, उस यूनिवर्सिटी के अंदर इनटेक कैसा होता है, कितने नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स वो नॉर्मली लेते हैं, ठीक है। वो प्रीवियस रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से या नंबर ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स उस यूनिवर्सिटी में होते हैं उससे उसका आइडिया हो जाता है कि कहाँ कितनी ये नंबर ऑफ इनटेक नॉर्मली लेते हैं स्कॉलरशिप के ऊपर पर ईयर। और फिर उसके बाद या बेस्ट जो सबसे अहम चीज़ होती है कि जिस प्रोफेसर ने आपको एक्सेप्टेंस दिया है उसके साथ आपकी कम्युनिकेशन कैसी है। जस्ट एक्सेप्टेंस लेटर लेने के बाद उसके साथ कम्युनिकेशन ऑफ नहीं करनी चाहिए। मे बी आपने एक्सेप्टेंस लेटर 2 मंथ पहले ही एप्लीकेशन की डेडलाइन से ले लिया था और जब 2 मंथ्स बाद डेडलाइन हुई तो मल्टीपल मे बी वो प्रोफेसर आपको वैसे भूल चुका हो, ये भी पॉसिबल हो जाता है। तो प्रोफेसर को अपने साथ एंगेज रखें। जब एक दफा उसने एक्सेप्टेंस दे दिया तो कुछ चंद दिनों के बाद उसको एक आधी ईमेल कर ली जिसके अंदर कुछ ना कुछ चीज उससे पूछ ली, चाहे वो चीज आपको पता भी है, लेट्स से कि आपको एप्लीकेशन प्रोसेस पता है कैसे अप्लाई करना है, तो आप बस फॉर द सेक ऑफ गेटिंग इन टच उसको एक ईमेल कर दें प्रोसेस पूछने के लिए, डेडलाइन पूछने के लिए, कोई सिंपल चीज पूछ लें। या बेस्ट वे ये होता है कि इफ यू आर गुड रिसर्चर और यू हैव अ थ्रस्ट टू डू सम रिसर्च वर्क, तो उसके लिए बेटर है कि प्रोफेसर से रिसर्च वर्क के ऊपर डिस्कशन शुरू कर दिए। लेकिन उसके लिए शर्त यही है कि आप फिर अपना होमवर्क भी करें, ये ना तो उससे क्वेश्चन कर लें, वो आपको कोई काम असाइन कर दे और फिर आप वो काम करें ना। अगर वो आप करेंगे नहीं तो देन डेफिनेट बात है आपके चांसेस रिड्यूस हो जाएंगे। और अगर आप करके उसको दे देंगे और अच्छा लगा उसको, थोड़ा सा भी उसके अंदर पोटेंशियल हुआ तो आपके स्कॉलरशिप विन करने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। ये था एक्सेप्टेंस लेटर तक का काम। देन इसके बाद हमारे पास एप्लीकेशन प्रोसेस और एट द एंड हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी अवेल होगी या हमें उससे कुछ लर्निंग को मिलेगी। रिजेक्शन को क्या कहना उसे, एटलीस्ट हमें बहुत सारा प्रोसेस लर्निंग का मिल जाता है उससे, तो वो भी एक हमारे लिए प्लस पॉइंट ही है। ठीक है, इनको हम आगे देखते हैं इंशाल्लाह। अब इन्हीं स्टेप्स को जिनको हमने डिस्कस किया इनको थोड़ा थोड़ा आगे फर्दर डिटेल में भी चेक कर लेते हैं और एट द एंड हम कोशिश करेंगे कि अपने इस ग्रुप के अंदर कुछ फाइल्स वगैरह जो कि स्कॉलरशिप हंटिंग के रिलेटेड हैं, यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट वगैरह, वो भी होपफुली शेयर कर देंगे ताकि दोस्तों के लिए इन चीज़ों को सर्च आउट करना ज़रा आसान हो जाए। कोई भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट हो, एक चीज़ सबसे अहम एक चीज़ और याद रखनी है कि चाइनीज़ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट जब ओपन करें, वेल एंड गुड है कि अगर इंग्लिश वर्जन जो उसका वेबसाइट का वो आपके लिए ओपन हो और उसके ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो, तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन कई केसेस के अंदर यूनिवर्सिटीज़ की जो इंग्लिश वेबसाइट होती है उसके ऊपर डाटा अवेलेबल नहीं होता, प्रोफेसर्स की ईमेल नहीं होती, प्रोफेसर्स के लिंक्स वर्क नहीं कर रहे होते उनके होम पेजेस के। तो उस केस के अंदर बेटर है कि आप इन चाइनीज़ वर्जन वेबसाइट का ओपन करें गूगल में और उसको गूगल से ट्रांसलेट टू इंग्लिश कर लें। वो थोड़ी-सी अनक्लियर इंग्लिश होती है उसके अंदर जब ट्रांसलेट होता है, लेकिन इतना ज़रूर है कि बंदे को बात समझ आ जाती है, अपने ज़रूरत का मटीरियल उससे ईज़िली निकाल लेता है और उससे प्रोफेसर्स को ढूँढना आसान हो जाता है काफ़ी हद तक कि किस प्रोफेसर जब एक्सेप्टेंस वगैरह लेना है स्पेसिफिकली आपने, तो उसके लिए ये एक ट्रिक यूज़ की जा सकती है कि आप चाइनीज़ वर्ज़न ओपन करें और उसको गूगल से ट्रांसलेट कर लें इंग्लिश के अंदर और फिर उसको एक्सप्लोर करेंगे तो होपफुली चीज़ें आपको ज़्यादा मिल जाएँगी। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया फर्दर आगे नेक्स्ट वही है कि हमने यूनिवर्सिटी को शॉर्टलिस्ट कैसे करना है, जो मैंने पहले लास्ट स्लाइड में ही साथ एक्सप्लेन किया कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने प्रोग्राम देखना है, उसमें हमारा इंटरेस्टेड प्रोग्राम है, अगर प्रोग्राम है तो क्या वो प्रोग्राम स्कॉलरशिप के अंडर ऑफर हो रहा है, अगर ऑफर हो रहा है तो देन देखना है कि यूनिवर्सिटी कैसी है, इसमें जो एक्सेप्टेंस मिला है पर्सन से, वो पर्सन कैसा है, उसका इटसेल्फ रैंक क्या है, वो प्रोफेसर है, वो डीन है, वो डायरेक्टर है, वो एसोसिएट पोटेंशियल सुपरवाइजर बनने के लिए विलिंगनेस शो की है, वो क्या चीज़ है बंदा, तो उससे भी आइडिया हो सकता है। जितनी उसकी अपनी प्रोफाइल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, उतना ही ज़्यादा उसका आपकी एप्लीकेशन को सपोर्ट करना भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। इसके अकॉर्डिंगली हमने अपनी यूनिवर्सिटी को शॉर्टलिस्ट करना है। अब ये चेक कैसे करते हैं वेबसाइट से, एक हम यूनिवर्सिटी की वेबसाइट का सैंपल स्क्रीनशॉट्स हमने लगाई हुई हैं। तियानजन यूनिवर्सिटी एक बड़ी प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी है और काफ़ी सारे हमारे दोस्त वहाँ पर पढ़ रहे हैं इस यूनिवर्सिटी में, और इस यूनिवर्सिटी में काफ़ी ज़्यादा स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होती हैं। टाइम अभी एंड होगा हमारे सेशन का, 10 मिनट्स रिमेनिंग है। मैं कोशिश करूँगा अपनी स्लॉट को इसमें जल्दी-जल्दी कंप्लीट कर दूँ और देन फिर दूसरे दोस्त आगे फर्दर बताएँगे डिफरेंट अदर कंट्रीज़ के रिलेटेड भी, और आपका क्वेश्चन सेशन भी होगा, तो आप रीजॉइन कीजिएगा ज़रूर। आप फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आएँ, तो आते ही आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में एडमिशंस में जाएँ।
अगर आपने स्कॉलरशिप के रिलेटेड चेक करना है या जो इंटरनेशनल प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं वो चेक करने के लिए आपने दो ऑप्शन है। आप एक नीचे सर्कल किया हुआ स्कॉलरशिप्स है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स ओपन हो रही हैं। इसी में इसी डायलॉग बॉक्स के अंदर ऊपर देखें तो इसमें प्रोग्राम्स भी लिखे हुए हैं, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, ग्रेजुएट प्रोग्राम, नॉर्मली पीएचडी और मास्टर्स जो होती है वो ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंडर आती है। इसके अलावा कुछ और प्रोग्राम्स भी हैं, तो यहाँ से आप प्रोग्राम भी चेक कर सकते हैं कि आपका प्रोग्राम ऑफर हो रहा है या नहीं हो रहा। और देन जब आपने स्कूल को फाइंड आउट करना हो कि आपका जो स्पेसिफिक स्कूल है या डिपार्टमेंट है, जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है या कुछ और है, जो भी डिपार्टमेंट है, तो जो एडमिशंस के साथ आगे एकेडमिक्स लिखा हुआ है इस सेक्शन के अंदर जाएंगे, इसको रीओपन करेंगे आप नीचे, तो यहाँ पर नीचे नॉर्मली फैकल्टीज या डिपार्टमेंट या स्कूल्स या कॉलेजेस के नाम से नीचे ओपन हो जाते हैं, जहाँ से आप अपने डिजायर डिपार्टमेंट या स्कूल की वेबसाइट पे जा सकते हैं। और उस वेबसाइट पे जब आप जाते हैं तो वहां पर भी इसी तरह ऊपर डायलॉग ऑप्शंस होती हैं, जिनको आप क्लिक करते हैं तो डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाते हैं। वहां पर एक डायलॉग बॉक्स होता है जिसमें फैकल्टी, स्टाफ या पीपल या रिसोर्सेज, इस तरह के कुछ डिफरेंट यूनिवर्सिटी में डिफरेंट नाम रखे होते हैं। तो उसको जब ओपन करते हैं तो आपको प्रोफेसर्स की प्रोफाइल्स मिल जाती हैं यहाँ पे। ठीक है, ये जैसे कि अभी हमने स्कॉलरशिप्स वाला ओपन किया तो अब इस यूनिवर्सिटी में जो स्कॉलरशिप्स ऑफर हो रही हैं उनकी लिस्ट आगे ओपन हो गई। चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप अंडर सिल्क रोड प्रोग्राम ऑफर हो रहा है। देन त्यांजन यूनिवर्सिटी यूथ ऑफ एक्सीलेंस स्कीम ऑफ चाइना प्रोग्राम अंडर चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है। देन बी कैटेगरी ऑफ चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, जिसके ऊपर पहले हम बात कर रहे थे। देन इनकी एक चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप बाइलेटरल प्रोग्राम जो ए टाइप कैटेगरी, जिसका मैंने बताया था कि हम एचईसी के थ्रू भी उसके उस पर अप्लाई कर सकते हैं। एचईसी उसका टेस्ट लेता है, आजकल एचईसी को डेजिग्नेट किया हुआ है कि वो ये बंदों को शॉर्टलिस्ट करके आगे चाइनीज एम्बेसी को रिकमेंड करते हैं। देन एक मॉफकॉम स्कॉलरशिप है, पाकिस्तान में इसके चांसेस थोड़े से लिमिटेड होते हैं, अदर कंट्रीज जो इधर चाइना में आते हैं उनके लिए काफी, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ जो कॉमर्स होती है उसको एक्टिव होना चाहिए, पाकिस्तान में वो इतनी एक्टिव नहीं है। देन आगे एक चाइनीज की अपनी स्कॉलरशिप है, ये भी अच्छी स्कॉलरशिप है, नॉर्मली पीएचडीज के लिए त्यांजन यूनिवर्सिटी एशियन स्कॉलरशिप है। एक और भी इनकी स्कॉलरशिप है चाइना की, जैसे कि साइड पे आप दूसरे साइड बार के अंदर देखें, नीचे चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, त्यांजन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, इंटरनेशनल चाइनीज लैंग्वेज, और ये नीचे और नाम भी काफी सारे स्कॉलरशिप्स के लिखे हुए हैं। तो इस तरह हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर डिफरेंट स्कॉलरशिप्स की अपॉर्चुनिटीज भी अवेलेबल होती हैं, उनको एक्सप्लोर करके उनको पढ़ के भी चेक किया जा सकता है कि आया ये हमारे लिए सूटेबल है या नहीं है। ठीक है, आगे हमारे पास है स्कूल्स और कॉलेजेस पे कैसे जाना है। तो स्कूल और कॉलेजेस के लिए जैसे कि पीछे एकेडमिक्स लिखा हुआ था, ये इन्होंने दूसरी वेबसाइट ओपन की है इसी की, और ये आई थिंक सो के चाइनीज वर्जन ही है जो इन्होंने ओपन करके ट्रांसलेट किया हुआ है। तो इसमें ये देख रहे हैं स्कूल और कॉलेजेस ऊपर लिखा हुआ है, तो इसको आप क्लिक करेंगे तो नीचे आपके पास स्कूल्स आ जाते हैं, कौन कौन सा स्कूल आप अपने डिजायर स्कूल, स्कूल ऑफ मैकेनिकल में है इसी तरह, या स्कूल ऑफ इनका ह्यूमैनिटी है या अदर्स हैं, इसी तरह नीचे और लिस्ट होगी जिसमें दूसरे स्कूल्स भी होंगे। उस पर क्लिक करके आप अपने डिजायर स्कूल के अंदर जाकर उसकी वेबसाइट के ऊपर जाकर अपने डिजायर इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं, प्रोफेसर्स की प्रोफाइल को देख सकते हैं। ये रिसेंटली इस यूनिवर्सिटी को देखने एस्टेब्लिश हुए 128 साल हो चुके हैं। 128वीं बर्थडे पिछले दिनों इमरान न्याजी साहब, राना साहब और चौधरी साहब वगैरह ने सेलिब्रेट की है इस यूनिवर्सिटी की। तो इतनी पुरानी यूनिवर्सिटी है और इनके देखने कितनी एस्टेब्लिश होंगे, कितने रिसोर्सेज होंगे इनके पास, इनसे हम इमेजिन कर सकते हैं। और ये कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि यहाँ से आके हम लर्न करें, और वो भी फ्री ऑफ कास्ट स्कॉलरशिप के ऊपर, जिससे हम अच्छी खासी हैंडसम अमाउंट को सेव भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात आ जाती है हमारे पास, जब अब हम आपने एक्सेप्टेंस लेटर के लिए ट्राई कर लिया, तो आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल गया या ना मिल सका, दोनों सूरतों के अंदर आप आगे फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। एक्सेप्टेंस लेटर मोस्ट ऑफ द टाइम ऑप्शनल डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, और कुछ यूनिवर्सिटी में मैंडेटरीज है, जैसे कि चिचांग यूनिवर्सिटी है मेरे वाली, इसमें मैंडेटरी है। दालियान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है, उसमें भी मैंडेटरी है। इस तरह शंघाई जिओतोंग यूनिवर्सिटी है, और भी कई यूनिवर्सिटीज हैं जिनके अंदर एक्सेप्टेंस लेटर के बगैर आप अप्लाई नहीं कर सकते। और कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिनमें आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर ना भी हो तो देन भी आप अप्लाई करें तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है, जैसे कि साउथ वेस्ट जिओतोंग है, चॉन्चिन यूनिवर्सिटी है, आई थिंक सो साउथ ईस्ट यूनिवर्सिटी में भी मैंडेटरी नहीं है एग्जैक्टली, अगर मैं रिमेंबर कर रहा हूँ तो। इस तरह कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें मैंडेटरी होता है, कुछ में मैंडेटरी नहीं होता। तो स्टिल अगर होप को लूज नहीं करना, अगर एक्सेप्टेंस लेटर नहीं मिल सका तो देन भी ट्राई जरूर करें, अपनी एफर्ट जरूर करें, अप्लाई जरूर करें, और चांसेस हैं कि आप विन कर सकते हैं। जब मेरे पास फर्स्ट टाइम मैंने भी स्कॉलरशिप के ऊपर सेलेक्ट हुआ था तो उस वक्त मेरे पास 2 एक्सेप्टेंस लेटर आल्दो थे, लेकिन जिन यूनिवर्सिटी में एक्सेप्टेंस लेटर थे उधर मैं सेलेक्ट नहीं हो सका था। इस यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट हुआ था, उसका एक्सेप्टेंस लेटर उस वक्त मेरे पास नहीं था। तो ये एक सिनेरियो भी है, लाजमी नहीं है कि आप एक्सेप्टेंस लेटर मिले ही तो आप अप्लाई करें। ठीक है, देन जब आप नेक्स्ट फेज है हमारा कि अब हमने अपनी स्कॉलरशिप को अप्लाई करना शुरू करना है,
तो उसके लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप स्कॉलरशिप के लिए हंटिंग शुरू करें, जैसे आप ग्रेजुएशन के करीब हो तो सबसे पहला काम करें कि अपना पासपोर्ट बनवा लें, ठीक है। आप दूसरा काम, अपने जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको स्कैन कर लें, अच्छी क्वालिटी के स्कैनर के साथ क्लियर स्कैन कर लें सारे एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स को। ये दो तरह के डॉक्यूमेंट्स हो गए आपके पास। देन अब आप जब एक्सेप्टेंस लेटर के लिए अप्लाई करते हो, आपने स्टडी प्लान या रिसर्च प्रपोजल वगैरह बनाया था, उसको मजीद फाइन ट्यून कर लें, वो आपको रिक्वायर्ड होगा। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट एक रिक्वायर्ड होगा, जो कि नॉर्मली इस यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएट होते हैं, अंडर ग्रेड या मास्टर्स करते हैं, वहां से आप वो ले सकते हैं। इसकी नॉमिनल सी फी होती है पाकिस्तान में, और प्रोसेस से अप्लाई करते हैं, वो आपको मिल जाता है। 2 रिकमेंडेशन लेटर्स नॉर्मली चाहिए होते हैं, या तो 2 प्रोफेसर हो जो विलिंग हो आपको रिकमेंड करने के लिए, आप उनकी ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट वगैरह नंबर ड्यूरिंग एप्लीकेशन प्रोसेस पुट अप कर दें, या फिर उनसे एक फॉर्मेट है लेटर्स का, वो भी हम शेयर कर देंगे। उस फॉर्मेट के ऊपर उस तरह का ऊपर नीचे वर्डिंग होती है, तो आप रिकमेंडेशन लेटर्स 2 प्रोफेसर से ले सकते हैं। प्रोफेसर हो या एसोसिएट प्रोफेसर हो तो वेल एंड गुड है, और मास्टर्स के लिए अगर एक आधा असिस्टेंट प्रोफेसर से भी ले लें तो वो भी चल जाता है, लेकिन पीएचडी के लिए मोस्टली एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर का एक्सेप्टेंस लेटर ही होना चाहिए। फिर एक पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बनता है, करेक्टर सर्टिफिकेट, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर के जो आई थिंक सो आजकल नाम उनका खिदमत मरकज है शायद, वहां से आप वो बनवा सकते हैं एप्लीकेशन देकर। एक फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म है, चाइनीज का स्पेसिफिक फॉर्म है, फिजिकल फॉर्मर फिजिकल एग्जामिनेशन, वो फॉर्म इंटरनेट से डाउनलोड किया जा सकता है, इजीली अवेलेबल है गूगल के ऊपर। जैसे आप यही लिखेंगे तो आपको अवेल हो जाएगी वो फाइल। 2 पेजेस का एक डॉक्यूमेंट है, वो आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनवा सकते हैं, किसी भी मेडिकल ऑफिसर या मेडिकल सुपरिटेंडेंट वगैरह से वो फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म बनाया जा सकता है। बस उसके अंदर उसकी स्टैंप्स को खास ख्याल रखना चाहिए, स्टैंप की जगह के ऊपर स्टैंप लगी हो, और जहाँ सिग्नेचर की जगह वहां सिग्नेचर करे, और जहाँ कमेंट लिखने की और डेट लिखने की जो जगह है स्पेसिफिक बनी हुई दूसरे पेज पे, वहीं पर उस फिजिशियन को कहें कि आप काइंडली लिख दें, तो वो एक्सेप्टेबल होता है। और देन जो लास्ट डॉक्यूमेंट हमारे पास ऑप्शनल था वो एक्सेप्टेंस लेटर है, हो वेल एंड गुड है, ना हो तो फिर भी आगे प्रोसीड किया जा सकता है। और इसके अलावा अदर आपके पास अदर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपके पास कुछ भी आपकी कहीं पार्टिसिपेशन की है गेम्स में, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के अंदर डिफरेंट टाइप के आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वो भी यूटिलाइज किए जा सकते हैं। आपने मास्टर्स का थीसिस लिखा है या रिसर्च पब्लिकेशन कोई किया है, तो वो भी प्लस पॉइंट है, उसको भी आप अपनी फाइल के साथ जब अपलोड कर रहे होते हैं तो डिफरेंट ऑप्शंस पे आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब टाइम स्लॉट हमारा लेस देन 1 मिनट रह गया है, तो कोशिश कीजिएगा जैसे डिस्कनेक्ट हो तो फिर रिज्वाइन कर लीजिएगा। जब फिर इसके बाद आगे थोड़ा सा रिसर्च प्रपोजल वगैरह और इन चीज़ों के ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं। इनमें ट्राई करनी है कि हमने कॉपी नहीं करनी चीज़ें, कोई भी चीज़ कॉपी पेस्ट ना करें, थोड़ा सा उसको रीराइट कर लें, अपनी वर्डिंग के अंदर लिख लें। बिल्कुल कॉपी पेस्ट किया हुआ बाज़ दफ़ा आपके पास प्लेजरिज्म शो कर देता है, तो जिसकी वजह से आपको डिफिकल्टीज फेस करना पड़ सकती हैं, ठीक है। तो आजकल चैट जीपीटी एक बड़ा अच्छा सोर्स आया, उसको लर्न करें कैसे यूज करते हैं, उसके थ्रू भी आप अपना एक अच्छा वेल डिजाइन स्टडी प्लान या प्रपोजल डिजाइन कर सकते हैं, और उसको आप आगे यूटिलाइज करके अपनी स्कॉलरशिप हंटिंग का प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। ये एक्सेप्टेंस रिकमेंडेशन लेटर्स के सैंपल्स हैं होता है, तो इसके कुछ फाइल्स हम शेयर भी कर देंगे ग्रुप में लेटर ऑन, लेकिन ये है कि ट्राई कीजिएगा कि नॉर्मली हमारे यहाँ प्रोफेसर स्कूल से लिखते नहीं है, और नॉर्मल स्टूडेंट को कह देते हैं कि आप ड्राफ्ट बना लाएं, और फिर उसके अंदर थोड़ी बहुत चेंजिंग वगैरह करके उसको आपको साइन और स्टैम्प करके वगैरह वो दे देते हैं नॉर्मली। तो ये आप अपने रेफरेंस के लिए कि आप अपना कैसा लेटर लिखना है, ये अकॉर्डिंग हर बंदे की अपनी स्टोरी होती है, थोड़ी सी चेंज करनी होती है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लिख के, और इसके अंदर भी मिस्टेक को खासतौर पे ख्याल किया जाए कि कोई स्पेल या ग्रामर की मिस्टेक ना हो, जो कि एक अच्छा इमेज नहीं जाता। प्रोफेसर को कैसे चूज करना है वो पहले हमने डिस्कस कर लिया, इसको मैं स्किप करूंगा, आगे चलेंगे ताकि क्विकली हो सके और इसी सेशन के अंदर अपनी काम कंप्लीट करें। इसको रिपीट कर सकते हैं सर? आप प्रोफेसर चूजिंग को जी आई कैन यस सर। जी ये प्रोफेसर चूज करना होता है स्पेसिफिकली, जो बेटर यही होता है कि आप अपनी जो आपकी रिसर्च फील्ड है, जो इंटरेस्ट की है, उसी के रिलेटेड ही अपना प्रोफेसर चूज करें, ठीक है। और इसको हंट कैसे करना होता है, ढूंढना कैसे होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएंगे, वहां से आप अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट, जो आपका डिपार्टमेंट है या कॉलेज या स्कूल है, उसकी वेबसाइट पे जाएंगे। जब उसकी वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पर आपके पास ऑप्शंस होती हैं, वहां पर जैसे कि अभी यहाँ पे हमने क्लिक किया, पहले एक स्क्रीन आपको दिखाई थी स्कूल एंड कॉलेजेस के ऊपर हम आए हैं, ठीक है। और उसके बाद स्कूल ऑफ सिविल इंजीनियरिंग में आए हैं हम, और देन नीचे हमारे पास फैकल्टी की ऑप्शन को हमने सेलेक्ट किया है। स्कूल एंड कॉलेज के अंदर जो लिस्ट ऑफ फैकल्टी के मेंबर्स हैं, या हमारे पास पर्सनल्स हैं उधर, या स्टाफ है, इस तरह के डिफरेंट नाम यूज किए होते हैं डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर। तो कोई जो भी नाम हो उसको क्लिक करेंगे तो आगे हमारे पास इस तरह डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा डिफरेंट प्रोफेसर का, और यहाँ पर जब आप प्रोफेसर के फेस के ऊपर या उसके नेम के ऊपर लेके आएंगे तो वहाँ पे हाइपरलिंक मोस्टली लगा होता है, उसको आप क्लिक करके फर्दर अपनी उस प्रोफेसर की प्रोफाइल पेज पे जा सकते हैं, जहाँ पर उसकी सारी डिटेल लिखी होती है कि ये प्रोफेसर किस रिलेटेड काम कर रहा है, इसका रिसर्च इंटरेस्ट क्या है, स्ट्रक्चर में काम कर रहा है, जियोटेक में काम कर रहा है, या ट्रांसपोर्टेशन में है, या हाइड्रोलिक्स में है,
किस फील्ड के अंदर ये काम कर रहा है, या मटीरियल्स में काम कर रहा है, XYZ जिसमें भी वो काम कर रहा है वो उसका उसके ऊपर रिटर्न होता है, उसका रिसर्च इंटरेस्ट रिटर्न होता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम उनकी बाज़ दफा जो उनकी प्रोफाइल है उसके ऊपर उनकी टीम भी मेंशन्ड होती है कई प्रोफेसरों की, उसी के ऊपर प्रोफेसर की ईमेल आईडी वगैरह भी मेंशन्ड होती है उसी प्रोफाइल के ऊपर। वहां से आप ईमेल आईडी ले सकते हैं और देन उस प्रोफेसर से कांटेक्ट कर सकते हैं बाय ईमेल, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि आप ईमेल कैसे कर सकते हैं। ठीक है, और कोशिश करनी चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले यही कोशिश होनी चाहिए कि आप अपनी डिजायर फील्ड जिसमें आप एक्सपर्ट हैं या जिसकी तरफ आपका इंक्लिनेशन है काम करने का, उसी रिलेटेड के प्रोफेसरों से रब्ता करें। और अगर आप अनलकीली नहीं वहां से किसी भी प्रोफेसर का रिस्पांस ले पा रहे, तो देन आप अपना थोड़ा सा प्रोसेसर को एवेलुएट दोबारा करें कि क्या आप उसके अंदर कोई मिस्टेक तो नहीं है, जो मिस्टेकें पहले मैंने हाईलाइट की हैं वो वाली रिपीट तो नहीं कर रहे हैं। हम मोस्टली दोस्त इस तरह की मिस्टेक्स करते हैं, उनको देख लें, थोड़ा सा रीट्यून कर लें अपनी ईमेल बॉडी को, जो आप ईमेल बॉडी लिख रहे हैं कि बेटर अंदाज में चलिए, अपनी टाइमिंग को देख लें। फिर भी नहीं ले पा रहा है, कहीं से आपको चांस नहीं मिल रहा, तो देन आप किसी दूसरी फील्ड के प्रोफेसर से भी रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि ऑल दो बैचलर्स के अंदर कोई हमारा बहुत ज्यादा रिसर्च इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ होता, मास्टर्स या PhD में हम दूसरी तरफ मोल्ड भी हो सकते हैं विद इन आवर ओन स्कूल ऑफ सिविल इंजीनियरिंग के अंदर ही मे भी आपने बैचलर्स में कुछ काम ऐसा किया हो जो कि आपका जियोटेक के रिलेटेड हो, तो आगे आप मास्टर्स या PhD में स्ट्रक्चर में भी कर सकते हैं। और अगर PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें भी वेरिएशन हो सकती है सम एक्सटेंट तक, तो इसमें कोई इशू नहीं होता, तो अदर बंदों से भी बाद में ट्राई की जा सकती है। फर्स्ट ऑप्शन यही लेनी चाहिए कि हम अपनी रिसर्च इंटरेस्ट जो आपका अपना है, जिसकी तरफ आपका अपना इंक्लिनेशन है या एक्सपीरियंस है, उसी तरफ मूव किया जाए। ये फर्दर वही है कि आप ये प्रोफेसर्स के कुछ इस तरह भी नाम लिखे थे, जैसे आपने क्लिक किया उधर ये साइड पे लिखा आ रहा है डिसिप्लिन ऑफ हाइड्रोलिक्स इंजीनियरिंग, हाइड्रो पावर सिस्टम है, डिपार्टमेंट ऑफ पोर्ट्स है, जियो टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं। एक पे उन्होंने क्लिक किया, आगे इतने प्रोफेसर अवेलेबल हैं उनके, आप प्रोफेसर के नाम पे क्लिक करेंगे तो उसकी फाइल आगे ओपन हो जाएगी। तो कुछ यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट तो इस तरह वेल मेंटेन्ड होती हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज की नहीं भी होती, और किसका अगर डाटा ना मिले तो अगेन मैं रिपीट करूंगा कि आप उसका चाइनीज वर्जन ओपन कर लें और उसको गूगल के थ्रू ट्रांसलेट कर लें। ठीक है, जब ट्रांसलेट करेंगे तो फिर मोस्ट ऑफ द टाइम डाटा अवेलेबल होता है वेबसाइट के ऊपर प्रोफेसर की प्रोफाइल्स का। ये एक सैंपल के तौर पे प्रोफेसर की प्रोफाइल ओपन की हुई है, आप यहाँ पे थोड़ी सी क्योंकि स्क्रीनशॉट लिया हुआ है तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये स्टार्टिंग के ऊपर इसकी बायोग्राफी लिखी हुई है, नीचे इसका इंटरेस्ट लिखा हुआ है, फिर इसकी एजुकेशन लिखी होगी और नीचे इसकी पब्लिकेशन वगैरह और सारी चीजें कहाँ से पढ़ा क्या है, तो जो भी इसकी प्रोफाइल के अंदर है वो सारी चीजें इसके ऊपर मेंशन होती हैं। ये ईमेल बॉडी जब आप ईमेल कर रहे होते हैं तो वहां पर एक सैंपल के तौर पे ईमेल है, तो इसमें जो नीचे लिंक्स लगाए हुए हैं ये वाले, इनसे थोड़ा सा परहेज करना चाहिए कि लिंक्स आप ना दें अपनी ईमेल बॉडी के अंदर, क्योंकि जब आप लिंक्स देते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो सिस्टम होते हैं यूनिवर्सिटीज की ईमेल वाला सिस्टम होता है उनको सेंसिटिव करता हुआ, और उनको वो समझता है कि मे बी ये स्पैम ना हो, कोई चीज इसके अंदर कोई वायरस ना हो, तो वो उसको स्पैम के अंदर डाल देता है, वो इनबॉक्स में प्रोफेसर के पास जाती नहीं है, जिसकी वजह से वो ओवरलुक हो जाती है। ठीक है, तो ये ख्याल रखा जाए, कंसाइज ईमेल आईडी ईमेल ड्राफ्ट लिखा जाए, और बेटर है कि कोई चीज अटैच ना की जाए, अगर करनी है तो मैक्सिमम एक फर्स्ट ईमेल में CV अटैच करते हैं आप, और देन प्रोफेसर की डिमांडिंग के ऊपर अगर वो डिमांड कर रही है, आपकी कम्युनिकेशन हो उसके साथ, तो जो चीजें वो डिमांड करता रहे उनको वेल प्रेजेंट करते रहे उन्हें उसे, और अपनी कम्युनिकेशन को उसके साथ क्लियर रखें। होपफुली इंशाल्लाह अपॉर्चुनिटीज ऑन द वे होंगी। Thank you, sir. सैंपल्स हैं कुछ एक्सेप्टेंस लेटर के, कुछ यूनिवर्सिटीज के एक्सेप्टेंस लेटर के सैंपल्स बने होते हैं, प्री डिफाइन होते हैं, जैसे कि ये पहले वाली यूनिवर्सिटी का आपको अभी नजर आ रहा होगा, और कुछ यूनिवर्सिटीज के ये सैंपल लेटर्स नहीं बने होते, जस्ट आप एक जेनेरिक लेटर के ऊपर, एक ड्राफ्ट के ऊपर ही अपना एक्सेप्टेंस लेटर ले लेते हैं। तो ये 2 सैंपल्स लगे हुए हैं जो अदनान साहब को मिले थे ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ इज एप्लीकेशन, तो एक में आगे फर्दर स्कॉलरशिप पे भी आ गए इधर। तो इस तरह आप अगर तो उस यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस लेटर का सैंपल हो तो उनकी वेबसाइट पे वो मोस्टली अवेलेबल होता है, इंटरनेशनल कॉलेज की वेबसाइट के ऊपर, वहां से आप लेके प्रोफेसर को सेंड भी कर सकते हैं कि सर ये लेटर मुझे चाहिए। नॉर्मली प्रोफेसर पूछ लेता है कि क्या चीज मुझसे क्या चीज आपको रिक्वायर्ड है, मैं आपको कैसे हेल्प कर सकता हूँ, तो उससे बंदा कह सकता है कि मैं अप्लाई करना चाहता हूँ और मुझे एक्सेप्टेंस लेटर अगर मिल जाए आपकी तरफ से तो वो मेरे चांसेस को इंक्रीज कर देगा, मेरी एप्लीकेशन की जो वर्क है उसको बूस्ट अप करेगा। तो यू काइंडली गिव मी एक्सेप्टेंस लेटर सो दैट आई कैन कम हियर एंड स्टडी अंडर योर सुपरविजन। ठीक है, देन इसके बाद हमारे पास आगे नेक्स्ट एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस है। जब ये एक्सेप्टेंस लेटर वाला प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो जो डॉक्यूमेंट्स पहले हमने पढ़े थे पीछे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे अप्लाई करते हैं, मोस्टली यूनिवर्सिटीज का यूनिवर्सिटी का अपना अपना ऑनलाइन सेटअप बना हुआ है, जिसके ऊपर पहले जाके आपने अपने आप को रजिस्टर करना था। यहाँ पे ये साइड पे जो लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन गाइड, ये पढ़ भी सकते हैं, या फिर आपने अपना पहले लॉगिन आईडी बनाना होता है इसके ऊपर अपनी ईमेल आईडी के थ्रू। तो यहाँ भी आप कोशिश करें कि आउटलुक की ईमेल आईडी ज्यादातर यूज करें,
इंस्टेड ऑफ जीमेल के ऊपर बाज दफा इनके जो वेरिफिकेशन कोड हैं वो रिसीव करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है, बाज दफा, हर टाइम नहीं, बाज दफा हो सकती है। तो बेटर है कि आउटलुक वाली ईमेल आईडी बना लें अपनी, नहीं है तो जीमेल से भी काम कर सकते हैं। इस पर रजिस्टर करेंगे और देन एक यूजर फ्रेंडली प्रोसेस होता है, स्टेप बाय स्टेप आप अपना इनिशियल डाटा देते हैं, पर्सनल इंफॉर्मेशन उसके ऊपर, देन फिर आप अपना एजुकेशन डाटा देते हैं, देन आप अपने जो स्टडी प्लान है किस रिलेटेड आपने पढ़ना है वो उधर सिलेक्शन की ऑप्शन होती है, स्कूल ऑफ सिविल इंजीनियरिंग में, फिर जियोटेक में, फर्दर जो भी डिविजन है आपकी उनकी सिलेक्शन करनी होती है। और एट द एंड आपने अपने एजुकेशन के रिलेटेड बताकर और उसके जो रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट्स हैं वो साथ अटैच करने होते हैं वहां पर, और फिर आपने उसको एक क्लिक के साथ सबमिट करना होता है और सबमिशन का आपके पास वेरिफिकेशन ईमेल भी आ जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो एट द एंड, और उसके बाद फिर आप अपने इसी पेज को जिस पे आपने अप्लाई किया है, ऑनलाइन पोर्टल है आपका इंटरनेशनल स्टूडेंट सर्विस सिस्टम जो है, ये मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज के अंदर इसी तरह का सिस्टम है और कुछ में थोड़ा सा इसे वेरी करता हुआ सिस्टम भी है, यानी कि वो जो अंदर फीचर्स हैं वो थोड़ी सी चेंज होती हैं, लेकिन डाटा आल्दो वही ही होता है। ठीक है, वो आप उसको ओकेजनली विजिट करते रहें फ्रिक्वेंटली, ताकि आपको अपडेट मिलती रहे कि क्या स्टेटस चल रहा है, कोई चीज डॉक्यूमेंट मेरा मिसिंग है तो वो भी इसके ऊपर मैसेज आ जाता है आपको। आल्दो ईमेल भी आती है, बाज़ दफा ईमेल स्किप भी हो जाती है, तो आप अपने इस सिस्टम को विजिट करते रहें, ईमेल को भी अपनी को चेक करते रहें, उसका स्पैम भी चेक करते रहें, स्पैम के अंदर कोई चीज ना चलेगी हो, अगर कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग हो या कोई करेक्शन हो तो वो भी आपको ईमेल करते हैं, या कोई इसके अंदर अपडेट हो, कोई प्रोसेस या कोई स्टेप आपने क्लियर कर लिया आगे फर्दर प्रोसीड कर गए हैं तो वो भी इसके ऊपर साथ साथ अपडेट होता रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। और जब ये सारा काम कर लें तो इसके बाद जो सबसे बड़ी चीज होती है दुआ, दवा आपने कर ली है और अब दुआ करनी है, और उसके लिए खुद भी कोशिश करें, नमाज की पाबंदी करें, तिलावत कुरान करें, अपने बुजुर्गों की वालिदैन की खिदमत करें और उनसे दुआएं लें, और उन्हें रिक्वेस्ट भी करें कि आपके लिए दुआ करें। तो वेट करें और दुआ करवाएं एट द एंड तक, होपफुली इंशाल्लाह पॉजिटिव रिजल्ट्स और पॉजिटिव आउटकम्स मिल जाएंगी इंशाल्लाह। ना भी मिल सकें, अगर लकीली अनलकीली एक सेशन के अंदर एक साल के अंदर नहीं मिल सकी तो डिसहार्ट नहीं होना, बहुत सारी चीजें लर्न करने को मिल जाती हैं इंसान को। मैंने खुद जब फर्स्ट टाइम 2016 में अप्लाई किया था तो नहीं सिलेक्ट हो सका था, 17 में किया तो सिलेक्ट हो गया था दोबारा। नेक्स्ट ईयर जब बंदा दोबारा अप्लाई करता है तो उसको प्रोसीजर और क्लियर हो जाती है, चीजें और बेहतर अंदाज में वो मैनेज करके अप्लाई कर सकता है, तो फिर चांसेस बढ़ जाते हैं, उस वक्त तक उसकी कुछ ना कुछ प्रोफाइल भी इंप्रूव हो चुकी होती है। तो ट्राई एंड ट्राई अगेन, शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, सिलेक्ट हो जाते हैं किसी भी स्कॉलरशिप के ऊपर, तो दूसरा एंड प्रोसेस ये होता है कि आपने वीजा के लिए अप्लाई करना होता है और फिर अप्लाई करना होता है उस कंट्री के लिए। तो वीजा के लिए नॉर्मली जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो एडमिशन और वीजा लेटर वगैरह जो जिस यूनिवर्सिटी में आप सिलेक्ट होते हैं वो आपको सेंड करते हैं हार्ड फॉर्म के अंदर, वो रिक्वायर्ड होते हैं। आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट जो कि आपके रिस्पेक्टिव बोर्ड और HEC से वेरीफाई होने चाहिए, और फिर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, अगर कोई फैमिली वीजा वगैरह अप्लाई करना, खैर ये बात की बात होती है, तो उसके लिए FRC वगैरह रिक्वायर्ड होती है या मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह रिक्वायर्ड होता है। देन आपको ये सारे डॉक्यूमेंट जो HEC वगैरह से या रिस्पेक्टिव बोर्ड से टेस्टेड हो जाते हैं, उसके बाद उनको आपने मोफा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से भी अटेस्ट करवाना होता है। ये अटेस्ट जब हो जाएंगी सारी चीजें, अब आपके डॉक्यूमेंट रेडी हैं। आजकल बैंक स्टेटमेंट भी रिक्वायर्ड होती है, अगर स्कॉलरशिप पे हो तो उसके ऊपर अमाउंट मैटर नहीं करती, लेकिन बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, और आपका पासपोर्ट जो कि उसकी वैलिडिटी एटलीस्ट 1 ईयर हो, ये डॉक्यूमेंट लेके और अपनी एप्लीकेशन वीजा के लिए अप्लाई करते हैं, एक अपॉइंटमेंट लेटर लेते हैं और आप जो गैरी ऑफिस है वहां पर अपना वीजा अप्लाई कर सकते हैं, और नेक्स्ट यू कैन गाइस फ्लाई फॉर योर फ्यूचर डेस्टिनेशन। थैंक यू एवरीवन, ओवर टू नियाज़ी साहब। थैंक यू सो मच हाफिज अवैस साहब, आपने बहुत ही अच्छा और बड़ी डिटेल से जो है वो सारी चीजें बयान कर दी हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इसके बाद कोई क्वेश्चन आंसर की जो है जरूरत होगी, तो अभी मैं तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा हमारा पार्ट रह गया है, बस मुख्तसर सा होगा, हमने थोड़ा सा ओवरव्यू लेना है बाकी दोस्तों से और फिर इसको एंड करेंगे मीटिंग को। तो आप सबसे गुजारिश है कि अपने माइक को आप म्यूट रखेंगे ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। तो अभी हम जा रहे हैं कि हम शार्ट प्रोसीजर आपको बताएंगे डिफरेंट कंट्री से। तो हमारे बाकी जो आज के गेस्ट हैं उसमें सबसे पहले मोहम्मद हमजा साहब को मैं गुजारिश करूंगा, अगर वो मुझे सुन रहे हैं तो वो जो है अपने कंट्री के बारे में और जो उन्होंने एडमिशन के हवाले से जितनी भी उनके पास कोई नॉलेज है वो हमसे शेयर करें। मोहम्मद हमजा जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया वैसा साहब, आपकी बड़ी डिटेल थी प्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले मैं अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। मैं लाहौर से हूँ, मैंने जो सा DA किया हुआ पहले BBI कॉलेज लाहौर से, उसके बाद मैंने BS टेक किया है यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से। 2019 में मैंने कंप्लीट किया था, 18 के एंड में, 19 में मेरी डिग्री अटेन हुई थी। उसके बाद एक डिग्री प्रोग्राम मुझे सर्च किया मैंने, मैं वैसे जर्मनी के लिए परसू कर रहा था, बट जर्मनी के साथ ये एक छोटा सा मुल्क है बट वन ऑफ द मोस्ट वेल्थियस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड।
जिसको कहते हैं लक्समबर्ग। है बहुत छोटा सा, पर अब बूम कर रहा है क्योंकि पाकिस्तानी भी काफी आ रहे हैं यहाँ। आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? अगर मैं आपसे पूछ लूं एक दफा। जी जी, आपकी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है। आप जी ठीक है। यस सर, नहीं सर। जी क्लियर आ रही है। ये ठीक है। तो ये है, इसका डिग्री का नाम है मास्टर्स इन सिविल इंजीनियरिंग मेगा स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग विद सस्टेनेबल रिसोर्सेज। चाइना के बारे में वैसा आपने जैसे बताया, वो तो बड़ा ब्रीफ उन्होंने बताया और बड़ी जबरदस्त चीज है। मैं आपको यूरोप के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये करना क्या चाह रहे हैं यूरोपियंस। ये लोग सस्टेनेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। अब पाकिस्तान में तो अनफॉर्चुनेटली इस चीज का कोई इतना रुझान ही नहीं है, बट सस्टेनेबिलिटी इन एवरीथिंग, मतलब ये लोग फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी की तरफ भी जा रहे हैं और अभी कंस्ट्रक्शन के लिहाज से भी। लेट्स सपोज कि हम इसकी एग्जांपल के देते हैं कि कंक्रीट आप यूज कर रहे हैं, वो सस्टेनेबल कैसे हो सकती है, कि उसको दोबारा कैसे यूज कर सकते हैं। यही है ना सस्टेनेबिलिटी उसकी, कि वो माहौल को कम से कम इफेक्ट करे। तो मतलब ये इस चीज की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। अब ये इंजीनियरिंग प्रोग्राम जो सा है, इसमें एडमिशन अप्लाई करने के लिए फरवरी में इसकी एप्लीकेशन शुरू होती है। इसकी जो फीस है वो है 200 यूरो पर सेमेस्टर, मतलब एजुकेशन इज फ्री। और ये आपकी सिर्फ एक इनरोलमेंट फीस होती है और एक्चुअली इसकी कोई फीस नहीं है। और जिस तरह एक जर्मनी में होता है कि जी आपको ब्लॉक अकाउंट खुलवाना पड़ता है, वैसा भी लक्समबर्ग में कोई ऐसा चक्कर नहीं है। हाँ, आपने बैंक स्टेटमेंट दिखानी होती है। सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी जी, जी भाई। आपने बैंक स्टेटमेंट दिखानी होती है। आपने पाकिस्तान में जो जब मैं आया था तो वो 13,000 यूरो थी, बट अब मेरे ख्याल से वो बढ़ के, क्योंकि इन्फ्लेशन आपकी हिट कर रही है पूरी दुनिया को, तो 17,000 यूरो हो गई है। 17,000 यूरो, लेट्स सपोज कि अगर यूरो 300 का है तो आप उसको मल्टीप्लाई करें, इक्वल टू अमाउंट आपने अपने पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में रखवानी है, वो आपकी बैंक स्टेटमेंट है। और वो कोई 6 महीने की नहीं होनी चाहिए, बट जिस दिन आपका एडमिशन आ जाता है उसके बाद से जब तक आपका वीजा नहीं आता तब तक आपके अकाउंट में होनी चाहिए। अच्छा, सिविल इंजीनियरिंग का प्रोग्राम जो सा है ये रिसर्च ओरिएंटेड नहीं है इतना, ये कोर्स वर्क ओरिएंटेड भी है। और आप ये कह सकते हैं कि ये बोथ है। मैंने इसमें 24 सब्जेक्ट पढ़े हैं, एक 9 क्रेडिट और की, जिसको यूरोप में ईसीटीएस कहते हैं। क्रेडिट और ईसीटीएस तकरीबन सेम है, इनको कैलकुलेट करने में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो एक डिटेल हो जाएगी, मैं जरा कम से कम टाइम लूंगा। तो उसमें एक 9 क्रेडिट और की वो थी जो कि मोस्ट मतलब उसका वेटेज थी सबसे ज्यादा, और 30 ईसीटीएस का मेरा थीसिस है जो अभी मैं कर रहा हूँ। तो इसमें आपको, मैं क्योंकि सिविल का हूं तो मैं उसके हाथ से लोगों को बताऊंगा। इसमें सर्वे भी पढ़ा, इसमें सर्कुलर इकोनॉमी भी पढ़ी, इसमें मैंने स्टील भी पढ़ा, इसमें मैंने कंपोजिट स्ट्रक्चर भी पढ़ा, इसमें मैंने प्रोग्रामिंग भी की, जो कि यूजुअली हमें बैचलर्स में इतना नहीं पढ़ा सकते। तो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि ये काफी इंटेंस कोर्स था। पर इसके साथ साथ आपको ऑब्वियसली जब आप पाकिस्तान से आते हो तो आपको काम भी साथ साथ करना होता है। तो मैं बड़ा लकी इनफ था कि मुझे यूनिवर्सिटी में ही रिसर्च सपोर्ट इंजीनियर की जॉब मिल गई। इसमें मैं आपको मतलब सारी जो तारीफें हैं वो तो अल्लाह ताला की जात की हैं और उसी को सारी जचती भी हैं। तो रिसर्च सपोर्ट इंजीनियर में जिस भी मुल्क में आप जाते हैं तो आपके कुछ यूरो कोड्स आपके कोड्स होते हैं। जिस तरह अमेरिका में आप ASTM फॉलो करते हैं, हमें बैचलर्स में इतना पढ़ाया नहीं जाता, तो यहाँ पे यूरो कोड होता है। उसकी सेकंड जनरेशन आ रही है 2027 में। तो उसका सब क्लॉज नंबर N और M पे मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ लक्समबर्ग में काम किया, क्योंकि जिस प्रोफेसर के साथ मैं काम कर रहा हूँ वो यूरोपीय यूनियन का चेयरमैन है, यूरो कोड सेकंड जनरेशन का। तो अब करेंटली जो है मैं अपना थीसिस कर रहा हूँ वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग कंपनी इन लक्समबर्ग, जिसकी जो सी, क्योंकि एक छोटा कंट्री है, 6 लाख इसकी पॉपुलेशन है, तो उनकी जो अकेली कंपनी है उसके 450-500 एम्प्लॉय हैं। उसका नाम है श्राइडर एंड एसोसिएट्स, और ये सस्टेनेबिलिटी पे बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। और ये मेरा कोलैबोरेटिव वर्क है इनकी मिनिस्ट्री के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। जैसे वैसे साहब ने कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स जो सी है वो हर मुल्क में बहुत ज्यादा रोल करती है। और इसकी जो सी स्टार्टिंग डे है, स्टार्टिंग टाइम है जो एडमिशन का, वो फरवरी में स्टार्ट हो जाता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टफ इज कि आपका मोटिवेशन लेटर किस तरह का होता है। मोटिवेशन का मतलब ये है कि आपने अपनी बतानी है कि मैं कितना पुरजोश हूं इस चीज के लिए, बस सेंसिबली बतानी है। आपने अपने काम को रिलेट करना है इनके कोर्स स्ट्रक्चर के साथ। आपने, क्योंकि ये जेनेरिक सा है, तो आप जनरल कोई भी कोर्स उठा के 4-5 कोर्सेज और अपने काम को उसके साथ क्लैप कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टफ जो है एडमिशन के लिए, ग्रेड्स भी मैटर करते हैं। अगर 3 से ऊपर CGPA है तो दैट इज मोर देन इनफ। और आपका मोटिवेशन लेटर 1 पेज का होना चाहिए, 3 उसके पैराग्राफ्स होने चाहिए, और आपको डिटेल, आपको वर्ड्स के साथ खेलना आना चाहिए कि आपने कैसे उसको ब्रीफली बताना है। बाकी इसमें आइल्स जो है वो B2 चाहिए इनको, और साथ ही अगर आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जैसे वैसा आपने आपको बताया वो अगर आप लगा देते हैं तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत अच्छी, बड़ी फ्यूचर ओरिएंटेड और बहुत जबरदस्त किस्म की एक अपॉर्चुनिटी है। और अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो ये सोच के आइएगा कि आपको पढ़ना पड़ेगा, और क्योंकि हमारी बेसिक्स इतनी नहीं होती और आपको सफर भी करना पड़ेगा, इंग्लिश वाला भी और उर्दू वाला भी। तो मेरे ख्याल से मैं कोशिश तो की है कि जितना टाइम है मैं उसमें कर सकूं। एक मेरी तरफ से टिप है आप लोगों को, अगर आप लोग यूरोप में अपने आप को सेटल देखना चाहते हैं तो किसी भी चीज में सिविल इंजीनियरिंग की जहां पे सस्टेनेबिलिटी आती है, लेट्स सपोज ऑफशोर कंस्ट्रक्शन है और एनर्जी है, रिन्यूएबल एनर्जी है,
इस तरह की चीज को आप अभी से इनहेंस करना शुरू करें, पेपर पढ़ने शुरू करें, लोगों के जो रिसर्च आर्टिकल्स चल रहे हैं लेटेस्ट, उसके लिए गूगल स्कॉलर एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। और चीजों को समझना शुरू करें कि दुनिया किस तरफ जा रही है, क्योंकि यूरोप ने 2025 तक कार्बन एमिशन जीरो करनी है। तो मेरे ख्याल से ये आप लोगों के लिए बेहतरीन होगा। तो अगर कोई और मेरे लायक सवाल हुआ तो आप लोग मुझे कभी भी रीच कर सकते हैं थ्रू दिस प्लेटफॉर्म, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन जवाब दे सकूं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम सर। थैंक यू हमजा भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। तो उसको आप देख के उस पर आप मुकम्मल जो है उस प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हैं। बेसिक प्रोसीजर जो हाफिज अवैस साहब ने आपको बता दिया है वो बिल्कुल सेम है, सिर्फ थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, वो आपको जो है वो हम शेयर कर देंगे। तो अभी मैं ज़बीउल्लाह साहब से गुजारिश करूंगा, हमारे एक बहुत ही पुराने साथी हैं और अभी जो है वो उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, उनकी मेहरबानी कि उन्होंने ये कीमती वक्त निकाला है। तो आप सबसे गुजारिश है कि उनकी बातें सुने, और मैं तमाम बाकी जितने भी हमारे स्पीकर हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि मीटिंग को स्टार्ट करें ताकि हम 15 से 20 मिनट में इसको एंड करें। ज़बीउल्लाह साहब जो है वो फ्रांस से हैं, अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो अपनी बात को कंटिन्यू करें। थैंक यू जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीबॉडी। और आप सब लोगों को बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया इस मीटिंग में, और अचानक से मेरे पास ये अभी मैसेज पहुंचा और शाह साहब की तरफ से, तो मैं हाजिर। और आप सब भाइयों को अगर मेरी आवाज आ रही है तो मैं आप लोगों को सिर्फ इतना इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि प्लीज राइट नाउ कि आप लोगों के पास कहीं भी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप जो अपनी डिग्रीज है उसको यूज करके उसको यूटिलाइज करें और पाकिस्तान से जितना जल्दी हो सकता है बस मूव ऑन करें। उसकी रीजन मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं, आप मेरे से बेहतर और अच्छी तरह से जानते हैं, आप अच्छा सफर कर रहे हैं इन चीजों को। तो अभी किसी हवाले से यूरोप के कोई स्टडी वाले के हवाले से इंफॉर्मेशन के लिए पर्सनली भी मेरे से कांटेक्ट करना चाहें तो आप बाद में कर सकते हैं। बाकी मैं जो 2-3 चीजें शेयर करूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यूरोप की किसी भी कंट्री में आने के लिए सेम एज इट इज वो प्रोसीजर्स जो करना पड़ता है एडमिशन के हवाले से, ऑफर लेटर, बैंक स्टेटमेंट, ऑलमोस्ट सेम है सारी कंट्रीज का। और यहाँ पे आके एक तो बंदा ये कहे कि मैं वहां पे सफर कैसे करूंगा, बड़ी इजी है अगर बंदे के पास हिम्मत हो, हौसला और करने की जस्तजू हो कि मैं वहां पे जाके अपनी मेहनत करूंगा। ठीक है, तो अभी मैं जैसे कि अपना बता देता हूँ कि लास्ट 3 साल पहले मैं आया था यहाँ पे बुडापेस्ट में, हंगरी में। ठीक है, उसकी तब तो इतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी, और अभी भी ऐसा कोई इतना ज्यादा नहीं है। वहां पे लोग आते हैं स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर फर्दर वहां पे अगर आप अपनी स्टडी कंटिन्यू करते हैं वेल गुड, बट क्या होता है कि वहां पे स्टूडेंट्स इतना ज्यादा जो है ना वो नहीं अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से सेटिस्फाइड हो सकते। तो उसके बाद फिर आगे आपके पास पूरे शेंजन में अपॉर्चुनिटीज होती हैं कि आप किसी भी कंट्री में एक तो ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड थिंग अदा करें, सबके पास अगर वसाइल नहीं भी हैं तो कोशिश करें कि भाई किसी भी तरीके से आप लोग अपना करें इंशाल्लाह। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए काफी सारी आसानियां हो जाएंगी। ठीक है, अब एक और ऑप्शन बता देता हूँ कि अगर आप लोग वहां से आके इटली में असाइलम भी करते हैं ना, तब भी आपके पास एजुकेशन के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, मैं आपको अपना बता देता हूँ कि छोटे भाई जो मेरे वहां पे हालांकि आए, मैंने बताया कि बुडापेस्ट में थे, वहां से फिर उनको मूव करवा के मैं इटली शिफ्ट किया था। अब वहां पे वो जनाब अपना बैचलर की डिग्री वो कंटिन्यू की हुई है उन्होंने। सिर्फ वहां पे एक तो आपके पास अपॉर्चुनिटी हो जाएगी कि फीसेस भी नहीं देनी पड़ेंगी, एडमिशन ऑन स्पॉट आपका हो जाएगा इधर आके भी। ठीक है, तो ये कुछ आपके पास और आ रहा है। जी ज़बीउल्लाह साहब, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त दिया। तो अगर किसी का क्वेश्चन है तो इधर वो अगर जवाब ना मिल सके तो आप हम पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, ग्रुप में मैसेज करें, आपको इंशाल्लाह जरूर हम जवाब देंगे। तो अभी मैं दावत दूंगा मोहम्मद अमीन चंदर से। ये हमारे हीरो हैं कि बैचलर उन्होंने हमारी यूनिवर्सिटी से किया, उसके बाद ये चले गए थे अमेरिका एक कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए, और अभी पीएचडी कर रहे हैं तियानजिन यूनिवर्सिटी से। तो मैं अमीन चंदर साहब से गुजारिश करूंगा कि आप अपना सक्सेस स्टोरी के बारे में लोगों को बताएं। अस्सलाम वालेकुम अदनान साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच इनवाइट करने के लिए। तो बस इंट्रोडक्शन तो आपने मेरा करवा दिया है। करंटली पीएचडी इंजीनियरिंग का तियानजिन यूनिवर्सिटी को। तो बेसिकली सक्सेस स्टोरी यही है कि आप कह सकते हैं कि एक बंदा जो टाट के स्कूलों में पढ़ के और उसके बाद वर्ल्ड की जो फर्स्ट क्लास चाइना की फर्स्ट मॉडर्न यूनिवर्सिटी है और अमेरिका से होकर बहुत से कंट्री से होके, तो बस आप लोगों के लिए मैं मोटिवेट ये करना चाहूँगा कि एक सरकारी स्कूलों से पढ़ के भी आप जो वर्ल्ड क्लास की अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो गेन कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सिर्फ पैशन होना चाहिए और डिटर्मिनेशन होनी चाहिए आपके जो करियर है उसके लिए। तो कभी आप होप जो है वो लूज़ ना करें। तो जो बैचलर अंडर ग्रेजुएट के दौरान मुझे यूग्रेड कल्चरल एक एक्सचेंज प्रोग्राम है
यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से। तो उसके लिए USEFP इनकी एक साइट है। अगर किसी बंदे को, आप तो मोस्टली सारे बैचलर कर चुके होंगे, लेकिन अगर मास्टर आपका कोई भाई हैं या कोई चाहिए तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल। वो मुझे आप ग्रुप के थ्रू या पर्सनल मैसेज में पूछ सकते हैं। और करंटली मैं PhD का सिविल इंजीनियरिंग इधर तेंजिन यूनिवर्सिटी में कर रहा हूँ। तो इस यूनिवर्सिटी से रेलेवेंट अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइस। और हमारी उम्मीद है कि ये जो सेशन है इससे काफ़ी सारा आपको फ़ायदा होगा। हाफिज़ अवैस साहब ने और बाकी जो भाइयों ने सारी डिटेल में आप लोगों को बता दिया। तो बस नान साहब बहुत शुक्रिया, ज़्यादा टाइम नहीं लेते, पहले भी काफ़ी मीटिंग लंबी हो गई है। तो थैंक यू सो मच अमीन भाई, आपने टाइम दिया। तो अभी मैं गुजारिश करूंगा राना अकबर रफीक साहब से कि वो अपनी जो है सक्सेस स्टोरी के बारे में हमें शॉर्ट जो है वो ब्रीफिंग देंगे। राना अकबर रफीक साहब, मेरी आवाज आ रही है राना साहब? जी जी, आपको आवाज आ रही है डॉक्टर साहब? जी जी सर, आ रही है। अस्सलाम वालेकुम जी, सबको मेरी तरफ से सलाम। डॉक्टर साहब ने बता दिया। और मैं राना अकबर बात कर रहा हूँ, और मेरा जो बैचलर है वो अदनान न्याजी साहब के साथ ही उसी MNS मुल्तान से है। मैं PhD कर रहा हूँ सिविल इंजीनियरिंग, और काफी चीजें आपको ऑलरेडी अवैस भाई बता चुके हैं। फिर भी किसी भाई का स्कॉलरशिप से रेलिवेंट चाइना के अंदर कोई भी क्वेश्चन हो, सिविल इंजीनियरिंग से रेलिवेंट और इंडियन यूनिवर्सिटी से रेलिवेंट, तो वो काइंडली मुझसे पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। न्याजी के भाई के चैनल से कांटेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ऑलवेज अवेलेबल। बाकी बात को कंक्लूड करते हैं, शॉर्ट करते हैं कि बाहर निकलें, स्पेशली अपनी कम्युनिटी को, जो इंजीनियर टेक्नोलॉजिस्ट की है पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा, ये आपको पता है इनके साथ क्या सिचुएशन है। तो जैसे बाहर आते हैं तो एक ऐसे स्टैंडर्ड सेट करें अपने माइंड के अंदर के बाहर के लोगों को एक अप्रोच हो पाकिस्तान के हवाले से कि वहाँ के जो इंजीनियर टेक्नोलॉजिस्ट हैं वो थोड़े से कैलिबर के स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनका टेक्निकली मजबूत है, उनका बैकग्राउंड, उनका एजुकेशन से रेलिवेंट जो उनका टेक्निकल जो हमारी स्टडी है उनमें उनकी ग्रिप ज्यादा है। तो उसका ऐसे ही होगा कि आप जब आए तो यहाँ पे अपना जब स्कॉलरशिप स्पेशली है तो अपने टाइम को बेस्ट में यूटिलाइज करें, रिसर्च करें, लैब में जाएं और अपना जितना अपनी कम्युनिटी का ऊपर लेके जा सकें उसको लेके जाएं। थैंक यू सो मच जी, जज़ाकल्लाह। राणा साहब थैंक यू सो मच, आपने कीमती वक्त दिया। तो अभी मीटिंग के आखिरी हमारे जो है पार्टिसिपेंट हमारे रूए रम्मा इंजीनियर टेक्नोलॉजी कम्युनिटी को पिछले 4-5 साल से जिन्होंने लीड किया है और हमें हर जगह पे गाइड किया है, मोटिवेट किया है। तो मैं एंड पे दावत दूंगा अपने प्रेसिडेंट चीटा सैयद अली हसन साहब को कि वो आज की मीटिंग की कंक्लूजन और मोटिवेशनल स्पीच के साथ इस मीटिंग को एंड करेंगे। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खूने दिल दे के निखारेंगे रुखे बरखे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि जिस तरह हम सब ने मिलके आज भी और इससे पहले भी अपनी कम्युनिटी के लिए और इंसाफ के लिए कोशिशें की और एक दूसरे का भला करने की कोशिश की, अल्लाह ताला हमें आइंदा भी तौफीक दे। तो मैं आप सबसे पहले जितने भी मीटिंग की मैनेजमेंट है, स्पेशली अदनान न्याजी साहब, हाफिज अवैस साहब और बाकी तमाम पार्टिसिपेंट्स जो डिफरेंट कंट्रीज थे जिन्होंने हमें आज ज्वाइन किया, अपना कीमती वक्त भी दिया और अपनी जो कीमती राय है और अपनी कीमती जो एडवाइस है उससे हमारे भाइयों को जो है वो आज उन्होंने गाइड किया, मैं आप सबका दिली तौर पे शुक्रिया अदा करता हूँ। तो मैं अगली बात करने से पहले ये कहूंगा तमाम पार्टिसिपेंट्स को, चाहे कोई अपना आज स्कॉलरशिप के हवाले से उसने गाइडेंस लेनी थी या जिसने दी, याद रखिए कि दुनिया में कोई भी चीज, कोई भी बंदा, कोई भी चीज अपने लिए पैदा नहीं होती। हमेशा कोई दरख्त है, कोई फल है, कोई भी चीज है, अगर बनती है तो वो दूसरों के लिए होती है, दूसरे उससे फायदा लेते हैं। और हकीकी तौर पे इंसान भी वही है जो वो बेसिकली दूसरों का भला करे, दूसरों का फायदा करे। जो दुनिया में आया, पैदा हुआ, खाया पिया और मर गया, वो बेसिकली एक आम जो आदमी है उसकी तरह आके उसने कुछ कोई कमाल नहीं किया, बल्कि वो आया और चला गया। हजरत अली ने फरमाया था कि एक आम शख्स बनने की बजाय एक अच्छी शख्सियत बनो, क्योंकि शख्स तो किसी ना किसी दिन इस दुनिया से चला जाता है लेकिन शख्सियत हमेशा जिंदा रहती है। तो इसी आइडिया को, इसी आइडियोलॉजी को लेके हम लोगों ने एफर्ट स्टार्ट की थी आज से 4-5 साल पहले। तो अल्लाह का शुक्र है कि उसकी आपने बहुत सारी आउटकम्स भी देखी और उसके रिजल्ट्स भी देखे। तो उसकी वजह ये थी कि ना मैं कोई बड़ा बंदा था, ना मेरे में कोई इतनी क्वालिटी थी, ना कोई बाकी टीम के साथियों में। सबसे पहली चीज ये कि नीयत अच्छी थी। नंबर 2 ये कि मिलके सब ने जब एफर्ट्स की
तो अल्लाह ताला ने उसका रिजल्ट दिया, पाकिस्तान लेवल पे भी आपने देखा और बाकी तमाम जगहों पे भी देखा। तो इसी तरह आज हमारी एक एक जो कड़ी है वो मिलके मुकम्मल एक पूरी चेन बन चुकी है। देख लें आप, पूरी दुनिया में इस वक्त हमारे साथी मौजूद हैं और हर जगह से आपको गाइड कर रहे हैं, और यूरोप में भी थे और बाकी कंट्रीज में भी थे, वो सारे गाइड कर रहे हैं। तो इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ मेरे भाइयों ये है कि यानी दूसरों के काम आ सके। अपने लिए इधर आ गए, अपना फायदा कर लिया, ये कोई जिंदगी नहीं थी, बल्कि दूसरों का फायदा कर सकें। तो आई होप कि आपको इन्हीं बातों से आपको ईटा के जो मकासद हैं या बनाने का जो फंक्शन था वो भी समझ आ गया, और जिंदगी का भी आपको फंक्शन समझ आ जाना चाहिए कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, जिंदगी के किसी भी हिस्से में हो, अपने से जो छोटे हैं, अपने से जो पीछे हैं, उनको आप बाजू पकड़ के आगे लाए। ये दुनिया भी आपकी कामयाब रहेगी और आपकी आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। तो बहरहाल मैं इससे आगे बढ़ता हूँ। आप सब लोगों ने स्कॉलरशिप के हवाले से या फॉरेन एजुकेशन के हवाले से सारी इन्फॉर्मेशन ले ली। बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन बनाई माशाल्लाह नियाजी साहब ने और अवैस साहब ने। आई होप कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन वैसे क्लियर हो गए होंगे। उसमें अब आपसे बात जैसे सारे साथियों ने की कि हिम्मत जो है ना वो आपने करनी है, तो आपको रिजल्ट मिलता है। मैंने भी जब अप्लाई किया था तो एक साथी थे हमारे यहाँ पे, टेक्नोलॉजिस्ट थे, वो भी PhD कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे कहा जी कि आप इधर अप्लाई करने, तो उन्होंने काफी मुझे गाइड भी किया, मैंने खुद हिम्मत फिर की। तो जैसे अवैस साहब ने बताया कि उनको बहुत सारी दो जो जहां से एक्सेप्टेंस मिले थे वहां पे भी अच्छी यूनिवर्सिटियों से, शंघाई जिओतोंग से भी, तोंगजी यूनिवर्सिटी से भी, ख्वाजांग यूनिवर्सिटी से और भी कुछ से। लेकिन मजे की बात यह है कि आस्ता आस्ता वन बाय वन, चूंकि कोविड का टाइम था, तो मेरे काफी जगहों पे इंटरव्यूज वगैरह होने के बाद भी मैं शॉर्टलिस्ट नहीं हो पा रहा। तो मैं एक दफा यही सोच रहा था कि यार शायद मेरा एडमिशन नहीं हो पाएगा, कोविड भी है इस वजह से, इस दफा एलोकेशन भी कम है, तो मेरा एडमिशन नहीं हो पाएगा। लेकिन अल्लाह ताला ने करम किया, तो इस वक्त सिविल में जो चाइना की लीडिंग यूनिवर्सिटी है, तोंगजी यूनिवर्सिटी, वहां से मुझे ऑफर आई, और वो कोई CSE यानी चाइनीज गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप नहीं थी, बल्कि यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप थी। और आई थिंक वो को मोटिवेट करें और आगे बढ़ें। और जिंदगी और ये जो दुनिया है ये आगे बढ़ने वालों के लिए है। जो बंदा अपनी एक पोजीशन पे स्टिक हो जाता है, वो आगे नहीं बढ़ता, कुछ लर्न नहीं करता, तो वो कभी भी कामयाब नहीं होता। तो इसलिए काइंडली आप अपने आप को मजीद मोटिवेट करें और अपना वक्त जाया ना कीजिए। एक तो ये कि आपकी जरूरत भी है। आप, मैं अभी जितने लोग माशाल्लाह PhD कर रहे हैं, जैसे हमारे डॉक्टर वैस साहब ने अगर PhD करके पाकिस्तान में गए तो जाके 18 स्केल पे फौरन उन्होंने जॉब माशाल्लाह अवेल की। तो इस वजह से आपके लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं। आप यहाँ से जाके पाकिस्तान वापस भी जॉब्स कर सकते हैं। उसके अलावा जो कंट्री की कंडीशन है, आप यहाँ पे अगर जब किसी भी कंट्री में निकलते हैं तो जो आपके पासपोर्ट की एक वैल्यू नहीं है, वो वैल्यू बन जाती है जब आपको दूसरे कंट्रीज की डिग्री मिलती है, हाई रैंकिंग यूनिवर्सिटीज हैं। कि आप देखेंगे जो पाकिस्तान में नस्ट या UITs हैं, उनकी भी यहाँ पे किसी के साथ कंपैरिजन नहीं है, ये इतनी लीडिंग यूनिवर्सिटीज हैं। तो इसलिए आगे निकलें और आगे निकल के अपने आप को भी पॉलिश करें, अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करें। तो बाकी मैं अपनी एक गवर्नमेंट जॉब जो है वो छोड़ के आया हुआ हूँ, ठीक है। तो इसी तरह और भी बहुत सारे साथी सरकारी नौकरियां भी छोड़ के आए हुए हैं। तो जो दोस्त हैं फारग, उनके पास तो और कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसलिए हमें अगर गवर्नमेंट जॉब से भी ज्यादा अच्छी ये अपॉर्चुनिटी नजर आई है, तो इस वजह से हम लोग आगे बढ़े हैं। तो मैं आपको बार बार ये मोटिवेट करूंगा कि देखें, अगर आपके पास पाकिस्तान में मौके हों भी, तो फिर भी आपको बाहर निकलना चाहिए। क्यों निकलना चाहिए? चूंकि यहाँ से डिग्री करके तो आप आगे आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। चूंकि पाकिस्तान में अगर गवर्नमेंट सर्वेंट जो है उसका अगर गुजारा नहीं हो रहा, तो प्राइवेट से आप क्या करेंगे? तो बेहतर ये है कि टाइम से निकलें और अपने आप को आगे बढ़ाएं, अपनी फैमिली को आगे लेके चलें, ठीक है। नहीं तो पाकिस्तान के अभी हालात पता नहीं कब ठीक होंगे, कैसे मामला ठीक होंगे। बेहतर ये है कि आप आगे बढ़े। और आखिरी बात आपसे मैं ये करूंगा, जैसे शुरू में मैंने की, कि कोई भी इंसान कोई भी चीज अपने लिए नहीं होती। जहां पे भी रहें दूसरों का भला करते रहें। और इसी तरह ये जो आपकी कम्युनिटी है, इसमें भी आप पार्टिसिपेट किया करें। जैसे आज ये लोगों ने अगर एक दूसरे के साथ राब्ता रखा, एक टीम बनी, तो आज इतना अच्छे आपको आउटकम्स मिल रहे हैं। पाकिस्तान में भी आपने देख लिया, एक्ट हो या कोई इक्विवेलेंस हो या कोई कोर्ट केस हो, कहीं पे भी तो आपको सबसे पहले जो लब्बैक कहती है वो यही टीम कहती है। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ दूर बैठ के तमाशा मत देखें, बल्कि आप पार्टिसिपेट करें अपनी तरफ से। चाहे कतरा कतरा डालें, कतरा कतरा डालने से दरिया बनता है। तो इस वजह से आज आप एक ये भी वादा कीजिएगा कि कल को अगर आपको स्कॉलरशिप मिलती है या आप फॉरेन के लिए कहीं निकलते हैं, तो उधर जाके फिर दुनिया में मगन नहीं हो जाना, बल्कि उधर जाके फिर आपने दूसरों के लिए रास्ता बनाना है। और इसी तरह आज आपके माशाल्लाह जो गेस्ट स्पीकर थे, जो यहाँ से एजुकेशन ऑलरेडी ले रहे हैं, इन्हीं के करेंगे। नियाजी साहब और तमाम जो हमारे गेस्ट थे, आप सबका बहुत शुक्रिया। और जितने लोगों ने ज्वाइन किया, आपका भी शुक्रिया कि आपने सोचा कि आपको आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू एवरीवन। आप सबसे का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इतना लंबी मीटिंग को तहम्मुल लगारी के साथ सुना और एंड तक हमारे साथ जुड़े रहे। तो अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो कर सकता है। शोर आ रहा है कुछ ना सर, उनका क्वेश्चन ये था कि HEC की तरफ से जो स्कॉलरशिप आ रही हैं, क्या उनको भी हम अवेल कर सकते हैं? आप सब, मेरी बात आ रही है आपको? जी, आवाज आ रही है नज़ीर साहब। मैं बता रहा हूँ कि अपना जो HEC की तरफ से डिफरेंट स्कॉलरशिप्स आती हैं, जैसे कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप है, हंगरी स्कॉलरशिप है, इस तरह और भी डिफरेंट स्कॉलरशिप, चाइनीज CSE स्कॉलरशिप भी आती है, इंडोनेशियन गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप है, और भी कई स्कॉलरशिप डिफरेंट टाइम में HEC की तरफ से अनाउंस होती रहती हैं। तो उन सब के लिए हम एलिजिबल हैं। अगर हम किसी की जगह के ऊपर सिलेक्ट हो जाएं
और अपना जो स्कोर है उनका एक है टेस्ट होता है HEC का, वो क्लियर कर लें और आपकी प्रोफाइल ठीक हो, आप मेरिट पे आते हो तो यू आर मोर देन एलिजिबल। और CSC स्कॉलरशिप के लिए भी सेम एलिजिबल है, उसमें कोई ऐसा छाड़ नहीं है। काफी अपने कुछ दोस्त हैं वो उसी ट्रैक से सिलेक्ट होके इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से ही हैं, वो इस वक्त साउथ वेस्ट जोधपुर यूनिवर्सिटी में मास्टर्स कर रहे हैं, सो यू कैन अवेल दैट अपॉर्चुनिटी एज वेल। इस बारे में मैं खुद गाइड कर देता हूं कि मैं भी गवर्नमेंट मुलाजिम हूं। अगर आपकी पंजाब गवर्नमेंट का ये रूल है कि 5 साल आपकी सर्विस हो तो आप स्टडी लीव ले सकते हैं विद बेसिक पे, आप 2 साल की स्टडी लीव ले सकते हैं। अगर आपकी सर्विस जो है वो 5 साल से कम है तो फिर आपको जो है या एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव मिलेगी या आपके अकाउंट में जो कोई लीव बची हुई है तो वो लीव आप ले सकते हैं। लेकिन इस सारे प्रोसेस के लिए पहले आपको एक NOC जरूरी है, NOC के बाद आप छुट्टी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सर मिनिमम कितनी सर्विस होनी चाहिए और वो रेगुलर होनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट भी कंसीडर होती है? सर कॉन्ट्रैक्ट भी कंसीडर होता है और रेगुलर, मतलब इम्पोर्ट टू सर्विस चाहे वो रेगुलर है या कॉन्ट्रैक्ट है वो आपकी कंसीडर होगी। मिनिमम 5 ईयर सर्विस के बाद आप स्टडी लीव के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपकी 5 ईयर से कम है तो आप स्टडी लीव के लिए एलिजिबल नहीं है, फिर आपको किसी और लीव की तरफ मूव करना पड़ेगा। जैसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव होती है वो आपको 10 साल की सर्विस में 1 साल मिलती है। पहले रिक्वेस्ट की है कि इस तरह के जो शॉर्टकट्स होते हैं ना इनको अवेल नहीं करना चाहिए। आजकल तो बहुत ही इजी हो गया ये चीजें करना और नॉलेज को गैदर करना, और कैसे कर सकते हैं उसको थोड़ी सी एफर्ट देंगे ना तो हमेशा रिगार्ड जो होता है वो एफर्ट पे होता है। ठीक है, लक है, अल्लाह की अता जरूर है, लेकिन उसी मालिक ने एफर्ट के एक सिस्टम जनरेट किया हुआ है, तो वो एफर्ट करें। गूगल अवेलेबल है, उसके ऊपर जस्ट इतना लिखें हाउ टू राइट अ रिसर्च प्रपोजल फॉर मास्टर डिग्री, आपको फॉर श्योर बड़ा अच्छा सा लिटरेचर नॉलेज मिल जाएगा। उसको थोड़ा सा पढ़ें, उससे बहुत सारी चीजें आपकी ग्रूम हो गई। चैट GPT को आप यूज कर सकते हैं, बड़ा अच्छा टूल आ गया। इस तरह बहुत सारे AI और टूल्स आ चुके हैं। एक मोनी का एक नई ऐप आई हुई है, आप उसको एक क्वेश्चन करें वो आगे आपको आंसर भी देती है और साथ उसके रिलेटेड 8-10 क्वेश्चन भी बता देती है कि आप इस क्वेश्चन को और क्लियर करने के लिए ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो देयर इज अ मल्टीपल वेज टू लर्न द थिंग्स, जस्ट नीड टू मेक सम एफर्ट्स। ठीक है, वालेकुम सलाम सर, राव तनवीर अर्ज कर रहा हूँ मैं। जी अपना क्वेश्चन। जी सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया सर, आप लोगों ने बड़ा इंफॉर्मेटिव सेशन रखा है और काफ़ी चीज़ें हमें क्लियर हुई हैं बिगनर्स के हवाले से। और दूसरा सर एक क्वेश्चन सिर्फ था ये कि थोड़ी सी बात हुई थी ईमेल आउटलुक के हवाले से कि बाज़ ईमेल हम लोग कर देते हैं और प्रोफेसर को मशगूल नहीं होती है, उनकी स्पैम ईमेल्स में चली जाती हैं। उसके हवाले से ज़रा गाइड कीजिएगा कि हमें कैसे करनी चाहिए, ज़रा दोबारा प्लीज़। जी, उसमें मैंने बताया था कि आप Gmail का ईमेल आईडी यूज करने के बजाय, हर केस में नहीं जाती स्पैम के अंदर, लेकिन कुछ केसेस के अंदर चली जाती है, चांसेस होते हैं, तो उसका बेटर एक सोल्यूशन ये है कि outlook.com, जैसे कि हमारा gmail.com होता है ना, इसी तरह outlook.com भी एक है ईमेल डोमेन, ईमेल सिस्टम, जहां से आप ईमेल आईडी अपनी Gmail की तरह ही बना सकते हैं। तो जस्ट आप अपने आप को उधर रजिस्टर करें, उधर अपनी ईमेल आईडी बना लें। yahoo.com है, इसी तरह outlook.com है, कुछ और भी अवेलेबल हैं अब। तो आप ये outlook.com वाली जो ज्यादा पॉपुलर है और ये स्पैम कम होती है, तो वहां पर अपना अकाउंट बनाएं और उसको यूटिलाइज करें, वो आपके लिए ज्यादा फ्रूटफुल रहेगी होपफुली। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। जी अगर सर पहले तो मैं आप लोग का बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आप लोगों ने हमें बहुत ज्यादा गाइड किया है। सर हमारा एक क्वेश्चन ये है कि सर जिस तरह हाफिज अवैस साहब ने कहा था कि आप CSC के थ्रू एक यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं चाइना स्कॉलरशिप के लिए, तो सर अगर हम उस यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट ना हुई तो क्या हमारे साथ कोई और ऑप्शन होगा, हम इस CSC के थ्रू दूसरी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं? जी, उसमें ऐसे है कि पहले ऑप्शंस होती थी, आप मल्टीपल यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते थे, फिर उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया CSC ने जस्ट टू 1 यूनिवर्सिटी, और अब आप 1 साल में CSC की B कैटेगरी में जस्ट एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह आप A कैटेगरी जो है जहां से HSC के थ्रू, वहां से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे अभी शाह साहब ने बताया कि वो एक यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के ऊपर है, CSC स्कॉलरशिप के ऊपर नहीं है। बहुत सारी और स्कॉलरशिप्स हैं, तकरीबन हर यूनिवर्सिटी की वो स्कॉलरशिप होती है, उसमें समहाउ स्टेपन की कुछ अमाउंट कम ऊपर नीचे होती है, तो आप उसको भी अवेल कर सकते हैं। एक यूनिवर्सिटी में जिसमें आपकी प्रोफाइल सबसे ज्यादा सूट करे, जहां पे आपके पास अच्छा एक्सेप्टेंस लेटर हो, जहां से आपकी कम्युनिकेशन अच्छी हो, वहां पे CSC पे अप्लाई कर लें, और अदर कुछ यूनिवर्सिटीज के अंदर आप उनकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के ऊपर अप्लाई कर लें। ठीक है, आपसे सवाल पूछें, हाफिज अवैस साहब, डॉक्टर हाफिज अवैस साहब से सवाल पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम दलान साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं आप सब, आप कैसे हैं? ठीक है। अच्छा सर, मुझे ना लास्ट टाइम मैंने अप्लाई किया था 21 की यूनिवर्सिटीज के लिए, और इसमें और भी थी यूनिवर्सिटीज, तो मुझे ना कुछ प्रॉब्लम्स, रिकमेंडेशंस जो थी ना प्रोफेसर की तरफ से, उसमें प्रॉब्लम आई थी कि वो टाइमली रिकमेंड नहीं करते आपको, जो उन्होंने पर्सनल ईमेल
रिकमेंड कर रहे थे कि आप फेक ईमेल बना के या इस तरह आप नो नो, नेवर गो फॉर दैट, नेवर गो फॉर दैट। मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप जी फेक ईमेल बनाते हैं, और बेटर होता है कि आपके पास जो ईमेल हो वो यूनिवर्सिटी डोमेन की हो, यानी कि @nsu.edu.pk वाली ईमेल आईडी हो तो वो ज्यादा रिकमेंडेड होती है। ठीक है, जी जी ये काम बिल्कुल ना सर। करें। ठीक है, ये काम जी बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, अनफेयर कहीं भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, और जी जी बिल्कुल दूसरी बात ये है कि अगर वो प्रॉपरली, एक तरीका तो ये होता है कि उनको बार बार रिक्वेस्ट की जाए। ठीक है, जी उनके पास पर्सनली चले जाएं अपने टीचर के पास, और पहले से उनकी विलिंगनेस लें कि वो आपको रिकमेंड करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, एक जी चीज। ठीक है। दूसरी चीज है, अगर फिर भी नहीं हो पा रहा तो आप दूसरा इसका आंसर ये वे फॉरवर्ड ये होता है कि वहां पर ऑप्शन होती है कि वहां आप हार्ड स्कैन करके अपलोड भी कर सकते हैं। फिर आप उनका डाटा ना दें वहां पर, आप दूसरी ऑप्शन ले लें और प्रोफेसर से हार्ड फॉर्म के अंदर रिटर्न में ले लें, वो साइन स्टैम्प कर दे उसके ऊपर, उसको आप स्कैन कर लें और स्कैन करके वहां पर अपलोड कर दें। ये दूसरी ऑप्शन अवेल की जा सकती है। ठीक सीएससी है के लिए ये अवेलेबल है ऑप्शन। ठीक है। अच्छा, अब सब इसमें एक ये है कि अगर जैसे मेरा मसला एमएस इंजीनियरिंग है, अदनान साहब को है, तो इसमें अगर आपके बैचलर्स वाले प्रोफेसर आपको रिकमेंड कर सकते हैं अगर आप पीएचडी के लिए जाते हैं, या सॉरी, कैन यू आपको रिपीट योर क्वेश्चन? मैं ये कहना चाह रहा था कि एमएस इंजीनियर अगर आप पीएचडी के लिए जा रहे हैं तो रिकमेंडेशन जो आपकी है वो बैचलर वाले प्रोफेसर दे सकते हैं या जी आपको बिल्कुल दे एमएस सकते हैं। यूनिवर्सिटी से आपके लिए लेनी चाहिए? एमएस वाला भी बेटर ये है कि एक एमएस से लें और एक बैचलर यूनिवर्सिटी से ले लें, दोनों अवेलेबल, दोनों दे सकते हैं। हत्ता कि अगर आप किसी जगह के ऊपर जॉब कर रहे हैं, ठीक है, फील्ड के अंदर, जी जी वहां पे जो आपका कंसर्न जी ऑफिसर है, यानी कि एक्सीन लेवल का 18 ग्रेड अबव का है या एससी है, वो भी आपको रिकमेंड करे और वो प्रॉपर डेजिग्नेट से अपना बना दे तो वो भी एक्सेप्टेबल है। ठीक है। थैंक यू। जी, एटलीस्ट एक एकेडमिक स्किल्स का जरूर होना चाहिए, एक ठीक है एकेडमिक से हो और एक ठीक आप फील्ड से भी ले सकते हो, चाहे वो बैचलर्स यूनिवर्सिटी का हो, चाहे वो मास्टर्स यूनिवर्सिटी का हो, चाहे वो बंदा हो जिससे आप पढ़े नहीं है बट ही नो अबाउट यू, देन ही कैन जी रिकमेंड यू। यस थैंक यू। सर मुझे ये पूछना था कि एमएस इन चाइना इज एक्रीडेटेड बाय वाशिंगटन अकॉर्ड, अगर है तो उसकी काइंडली डिटेल्स बता दो। अरे भाई ऐसे है कि ये जो आर्ट्स के मसले होते हैं ना, ये हमारे जैसे कंट्रीज जो हैं उनको होते हैं। ठीक है, ये तमाम जो यूनिवर्सिटीज हैं इस वक्त टाइम्स हायर एजुकेशन की जो रैंकिंग है उसकी रैंकिंग में इस वक्त बहुत अच्छी परफॉर्मेंस में और टॉप पे जा रही है, टॉप 300 यूनिवर्सिटीज में आ रही है, 500 में आ रही है। तो पहली बात तो ये कि इन यूनिवर्सिटीज का जो अपना नाम है वही एक बहुत बड़ी ब्रांड होता है। अभी रिसेंटली हम लोगों ने सुना था कि यहाँ पे ये जो चाइना का एक 476 वीजा है, ठीक है, तो वो बेसिकली ऑस्ट्रेलिया का, वो वाशिंगटन अकॉर्ड के जितने भी सिग्नेटरी कंट्रीज हैं उन सबको मिलता है। अब देखें कि हम पाकिस्तान से यहाँ पे आए, ठीक है, अब एमएस किया, एमएस के बाद हमारे जितने भी लोग इधर हैं स्पेशली तोंगजी के, वो हमने बाकायदा इसकी इन्फॉर्मेशन ली। वहाँ पे तोंगजी जो है वो यूनिवर्सिटी इनलिस्टेड है उसके लिए, ठीक है, चाइना की यूनिवर्सिटियों में, कि जिसको प्रायोरिटी वो देते हैं और वो इसका कोई पास आउट ग्रेजुएट होगा तो वो अप्लाई उसके लिए कर सकता है और जा भी सकता है। तो इसलिए मेरा इसमें आपको ये है, पहली बात तो ये कि इनकी बैचलर डिग्री जो है जैसे हाफिज साहब ने बताया वो बेसिकली अकॉर्ड्स में आती हैं, मास्टर डिग्री आगे उससे आगे प्रोफेशनल लेवल पे चली जाती है। तो इस वजह से ये जो यूनिवर्सिटीज हैं यहाँ से अगर आप एमएस कर लेते हैं तो अल्टीमेटली और कंफर्म जो है वो आपके लिए कोई भी इशू भी नहीं बनेगा और आपका पिछला भी जो इशू है वो भी रिजॉल्व हो जाएगा। आप आगे वाशिंगटन की जहां पे भी अपॉर्चुनिटीज होंगी आप वहां पे जा सकेंगे और आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। थैंक यू। इसमें ये है, जो परसेंटेज वाला आपने क्वेश्चन किया तो इसकी जरूरत नहीं होती है। अगर आपकी डिग्री परसेंटेज में है तो आप उसके साथ ही अप्लाई कर दें। ये जरूरी नहीं है कि आप वो जीपीए के अंदर ही आपने यहाँ पे अप्लाई करना है। चाइना में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में जीपीए नहीं है, ये अगेन यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है और अल्टीमेटली वो परसेंटेज और आपके ग्रेड्स को, सारी चीजों को ट्रांसक्रिप्ट से एवेलुएट कर लेते हैं जो आपकी डिटेल मार्कशीट होती है। तो देयर इज नो नीड टू गो फॉर कन्वर्जन टू जीपीए और एनीथिंग एल्स, यू कैन अप्लाई विद योर सेम डिग्री। हाफिज अवैस साहब ने बताए हैं स्टार्टिंग में ऐसे कंटेंट बना के डिटेल से कैसे हम दोबारा कर सकते हैं। फर्स्ट हमने डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं, दोबारा एक अगेन दोबारा हो जाएगा जितने महीने बाद, 2 महीने बाद, तो हम सब के लिए अच्छा हो जाएगा सर। जी उमर भाई थैंक यू सो मच। हम इस पे जो क्वेश्चन रह जाएंगे अगर पर्सनल में मैसेज आए हम उसको भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह उस पे हम एक डिटेल वीडियो बना के जिस अंदाज में भी कोशिश होगी कि हम आपको उसका जवाब दें। थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। लास्ट क्वेश्चन है सर, इसके बाद मैं मीटिंग एंड करूंगा। जो भाई हैं जल्दी से अपना क्वेश्चन। तो मैं ये बता रहा हूँ सर, ऑस्ट्रेलिया के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन है स्कॉलरशिप के बारे में? सर वो ऑस्ट्रेलिया वाले वसीम मलिक साहब हमें ज्वाइन नहीं कर सके टाइम इशू की वजह से। आप मुझे पर्सनल में अदनान भाई, जी जी अवैस भाई, मैं भाई को थोड़ा साइड कर दूं। पहले भी रिटर्न में क्वेश्चन भेजा था। प्यारे भाई, ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक तो ये है कि स्कॉलरशिप्स की अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, ऐसा नहीं है कि वहां पर अवेलेबल नहीं है। स्पेसिफिकली वहां पर एक ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप आती है और इसके अलावा प्रोफेसर टू प्रोफेसर हर यूनिवर्सिटी में ऑलमोस्ट स्कॉलरशिप्स होती हैं।
लेकिन थोड़ा सा वहां पर प्रोसेस कम्पिटिटिव ज्यादा होता है क्योंकि नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स वहां पर कम होती हैं और नंबर ऑफ एप्लीकेंट जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं। तो वहां पर मेरिट है वो हाई हो जाता है, अच्छी प्रोफाइल, ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल हो, आपने आइल्स वगैरह किया हो, उसमें अच्छा आपका स्कोर हो। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अगर बैचलर्स में कोई आपने सो कॉल्ड एक आधी पब्लिकेशन की हुई है तो देन आपके लिए ज्यादा चांसेस बन जाते हैं। इसके अलावा नॉर्मली लोग वहां पर फाइनेंशियल सपोर्ट के अलावा जाते हैं, स्कॉलरशिप के अलावा जाते हैं, वो खुद से फाइनेंस करके एक दफा जाते हैं, लेकिन वहां पर जॉब जो पार्ट टाइम जॉब्स हैं उससे अर्निंग अच्छी हो जाती है और वो अवेलेबल भी है काफी ज्यादा वहां पर डिफरेंट स्टेट के अंदर। तो वो साथ साथ में पार्ट टाइम वर्क करते हैं और अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर वसीम साहब थे। स्कॉलरशिप्स की अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, उनको हंट किया जा सकता है। गूगल इज द मेन सोर्स, यू कैन जस्ट गूगल द अपॉर्चुनिटीज इन ऑस्ट्रेलिया रिगार्डिंग द स्कॉलरशिप्स। तो होपफुली आपको काफी सारी अच्छी चीजें वहां से और अच्छा नॉलेज मिल जाएगा। थैंक यू जी। जी, तमाम दोस्तों का जिन्होंने इस मीटिंग में पार्टिसिपेट किया, मैं अगेन सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल के इस मीटिंग को ज्वाइन किया और उम्मीद करता हूं कि आपको तमाम चीजें जो हैं बेसिक एडमिशन गाइडलाइन के हवाले से वो मिल चुकी होंगी।